हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बहुत बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। और जेवी हेवर्ट का एक स्टेटमेंट दिया गया है, कहां पे, एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोला है, बहुत सुंदर बात कही है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स कि दिल में एक ऐसा जगह बनाया हुआ है शायद ही कोई और बना पाए। तो इतना इसके दिल में बसा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो क्या वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री का, ये जान है मैथमेटिक्स का। इस बार टर्म 1 में आ गया, वरना इसका क्वेश्चन ना लगाना सबसे मुश्किल होता था, या फिर बच्चों का जो रैंक डिसाइड होता था मैथ में वो यही बनाता था। किसी को बहुत अच्छा लगता था, पर ज्यादातर बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता था। पर इस बार एमसीक्यूज आ गए हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान है, और मैं भी आ गया हूं और आसान बना ले इसी चैप्टर को, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 95% प्लस है, तो उस हिसाब से भी पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहले नाम पे आते हैं, क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, क्या, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोन, ट्रिगोन मतलब क्या, तीन साइड्स, थ्री साइड्स, ट्राइगोन। हेक्सागन मतलब क्या, जिसके 6 साइड्स होते हैं, वैसे ट्राइगोन मतलब जिसके 3 साइड होंगे, ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं। और क्या, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। मेट्रॉन मतलब वो मेट्रो जो चलता वो नहीं है, मेजरमेंट, मेजर। तो तीनों साइड्स के मेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं मोटा मोटा बोलूं तो तीनों साइड्स जो होते हैं उनका रिलेशन, एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रिलेशन उसके एक्यूट एंगल के साथ। एक्यूट एंगल क्या है पता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है जो कि राइट एंगल, ये वाला, और बाकी जो 2 एंगल बचते हैं वो 90 डिग्री से बहुत कम होते हैं, या फिर थोड़ा भी अगर कम होते हैं तो वो कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल। और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ये तो पता होगा, बेसिक सी बातें हैं मैथ की, प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ चुके हो। तो एक्यूट एंगल यहां पे कौन कौन से हैं, ये एक ट्रायंगल एग्जांपल ले लो, एक्स वाई जेड। मैंने एबीसी नहीं लिया है क्योंकि यहां पे भी मैं कुछ तुम्हें बताने वाला हूं जिसको बी से मैंने डिनोट किया है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ बोल के एक्स वाई जेड लिया है। तुम एबीसी लो, पीक्यूआर लो, जो लेना है ले सकते हो। मैंने एक्स वाई जेड बस इसको नाम देने के लिए दिया है। तो देखो ये एक ट्राइंगल है, क्या, एक्स वाई जेड। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका राइट एंगल कहां पे है, ये देखो वाई पे है। बाकी 2 एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल है। तो इनका रिलेशनशिप हम उसके साइड्स के रेशियो के साथ देखेंगे। तो मैं पहले कुछ साइड से तुम्हें परिचय करा देता हूं, उनसे मुलाकात करा देता हूं, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो पता चल जाए। तो देखो जो सबसे नीचे वाला साइड होता है, मान लो एक एंगल, एक्यूट एंगल हम लेते हैं थीटा। कौन सा एंगल, थीटा। तो थीटा के लिए हाइपोटेनियस कौन सा एंगल होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में वही साइड हाइपोटेनस कहलाता है जो साइड सबसे लंबा होता है। और यहां पे पूरा दिख रहा है आंखों में कि सबसे लंबा साइड कौन सा है, एक्स जेड, जिसको एच यानी हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस शॉर्ट फॉर्म में एच लिखते हैं। वैसे ही इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, उससे जो एंगल लग के होगा। मतलब हमारा पैर कहां से जुड़ा हुआ है, जमीन से, बेस से। तो ये एंगल का पैर, इसका नीचे वाला पोर्शन किससे जुड़ा हुआ है, तो देखो तुम बोल सकते हो कि एक्स जेड से भी जुड़ा हुआ है और एक्स वाई से भी जुड़ा हुआ है, पर जो बड़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, जो छोटा वाला जो नीचे होता है वो बेस होता है। तो इसलिए एक्स वाई को मैंने बी से डिनोट किया है, जो होता है बेस। और परपेंडिकुलर पी वो साइड है जो एंगल का ऑपोजिट साइड होता है। मतलब परपेंडिकुलर मतलब हाइट, ऊंचाई। तो ये ट्रायंगल की ऊंचाई कौन डिनोट कर रहा है, वाई जेड। तो इस थीटा के लिए कौन सा उसका परपेंडिकुलर होगा, उसका ऑपोजिट वाला हाइट। तो मैं ऑपोजिट वाला हाइट क्यों बोल रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल में तुम समझ जाओगे। देखो ध्यान से सुनो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। मान लो
मैं एक्स एंगल को थीटा लिया और जेड वाले एंगल को अल्फा ले लिया, अल्फा जानते हो ना, अल्फा ले लिया मैंने, तो क्या ये अल्फा के लिए भी हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर वही सेम रहेगा? इसके लिए तो सेम है, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है। तो मैं बता देता हूं, एंगल कोई भी क्यों ना हो, हाइपोटेनस कौन सा होगा? द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस फॉर ईच एंड एवरी एंगल। एंगल कोई भी हो, हाइपोटेनस तो एक्सजेड ही होगा। पर ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होने वाला है। अगर मैं अल्फा का परपेंडिकुलर और बेस निकालने जाऊं तो हमेशा, चलो इस अल्फा को तुम्हें नीचे लाना पड़ेगा पहले, तो वो ट्रायंगल कैसा है? वैसा है। तो अल्फा को अगर उसको थोड़ा मैं रोटेट कर दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। उस अल्फा को मैंने ऐसे मोड़ दिया, ये ट्रायंगल है, मोड़ दिया, ट्रायंगल को मोड़ दिया तो ऐसा फिगर आया, समझ गए आप? ये एक्स बन जाएगा, ये वाई, और वो ऊपर का नीचे आया ना, जेड को ऐसे रोटेट किए तो एक्स ऊपर चला गया, जेड नीचे चला आया, वाई इधर चला आया, तो जेड हो गया। तो अल्फा एंगल ऊपर था, रोटेट किया, अल्फा कहां आया? इधर। थीटा ऊपर चला गया और 90 डिग्री इधर आ गया। वही ट्रायंगल को अच्छे से देखो, हमने रोटेट कर दिया है। क्या कर दिया है? रोटेट कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि हम अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपो निकाल सके। तुम हमेशा एक बात याद रखना, तुम जिस भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस निकाल रहे हो, उस एंगल को हमेशा नीचे रखने की कोशिश करना, ताकि तुम्हें फाइंड करने में, क्या, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करने में आसानी हो। जैसे थीटा का फाइंड किया तो थीटा नीचे ऑलरेडी था, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। तो उससे जो जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ बेस, मतलब क्या, नीचे वाला पोर्शन, तो उस एंगल से जो छोटे वाला पोर्शन जुड़ा हुआ था नीचे, उसको बेस बोलते हैं। वैसे अल्फा का बेस क्या होगा? इससे जुड़ा हुआ। अल्फा किस जमीन से जुड़ा हुआ है यार? वाई जेड, तो इसका बेस ये हो गया। हाइपोटेनस मैंने क्या बोला था? एंगल कोई भी हो, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस हमेशा सारे एंगल के लिए सेम रहेगा, जो कि उधर भी एक्सजेड था, इधर भी एक्सजेड रहेगा। बदलता है तो वो परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। जैसे उधर के केस में वाई जेड परपेंडिकुलर था, पर इधर के केस में एक्स वाई परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? एक्स वाई, तो परपेंडिकुलर भी कौन सा होगा? एक्स वाई। और वैसे इससे जमीन से जुड़ा हुआ कौन है? वाई जेड, इसका बेस भी कौन होगा? वाई जेड। वैसे उसके तरफ जमीन कौन है? एक्स वाई, तो उसका बेस होगा। तो हमेशा याद रखो, तुम्हें जिस एंगल का परपेंडिकुलर निकालना हो, उस एंगल जब नीचे रहेगा तो उसके नीचे वाले साइड को बेस बोलते हैं, उसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेनस तो सारे एंगल के लिए सेम होता है, जो सबसे लंबा वाला साइड होता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ फॉर्मूला लिखाऊंगा तुम्हें, वो फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया तो सारे सवाल हम यूं सॉल्व करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। हाँ, तो जब ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करते हैं तो बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि ये पढ़ते क्यों हैं? थोड़ा अजीब सा फंडा है। ट्रायंगल का साइड तो हम स्केल से भी नाप सकते थे, पर इसको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? तो वही बताने के लिए मैं आया हूं। तो देखो, ये हॉट एयर बलून्स हैं। हॉट एयर बलून्स क्या होता है? वो बलून, वो गुब्बारे बड़े बड़े, जिसमें नीचे डाला लगा होता है, जिसमें लोग बैठ के ऊपर उड़ने जाते हैं। यहां से आंख जलता है, ये बलून फूल के उड़ता है। इंडिया में बहुत कम जगह पे है, टर्की में बहुत फेमस है हॉट एयर बलून, बहुत लोग जाते भी हैं टर्की उसके लिए। हाँ, तो देखो कि जब एक हॉट एयर बलून बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, वो ट्रेवल भी कर रहा होता है, यहाँ पे दो बलून उड़ रहा है, तुम मान सकते हो। एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है, मुझे पता है ये असली इंसान नहीं दिख रहा है, पर तुम मान लो कि ये एक इंसान है और ऊपर ऐसे देख रहा है उस बलून को। तो ये उसकी देखने की रे है, जिस रे से ये देख रहा है। लाइट रे से देखते हैं ना, लाइट रे आता है तभी तो इसको दिखता है। तो अगर ये स्ट्रेट दिखेगा तो तुम ये बोल सकते हो कि ये किसी एंगल में, या तो ये एंगल थीटा हो सकता है, या तो ये एंगल, बड़ा वाला एंगल मान लो अल्फा हो गया या बीटा हो गया, एक कोई एंगल पे ये ऊपर देख रहा है।
मतलब ये जब हम सीधा देखते हैं, मैं तुम्हें अभी स्ट्रेट दिख रहा हूं, तो ये क्या पूरा 0 डिग्री है, पर मैं थोड़ा ऊपर दिखा तो कुछ डिग्री ऊपर गया, तो तुम्हारे सीधे और ऊपर में कुछ एंगल का फर्क तो है ना। जैसे ये सीधा दिखता तो ऐसा दिखता, इधर देखता, पर ये थोड़ा ऊपर करके दिख रहा है। जैसे मैं बचपन में हेलीकॉप्टर जब घर के ऊपर से गुजरता था, वैसा नहीं हमें लगता था एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जो गुजरता है, या फिर हम रॉकेट बोलते थे जब 3 धुआं छोड़ के जाता था, तो वो हम कैसे देखते हैं, नीचे ऐसे करके थोड़ी ना देखते हैं, ऊपर देखते हैं। वैसे ये भी हॉट एयर बलून को कैसे देखिएगा, ऊपर ऐसे करके देखिएगा, तो वो कुछ एक एंगल फॉर्म होगा। और हमें क्या चाहिए कि ये बलून कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। हम टेप लेके जाके नाप तो नहीं सकते, या फिर ऊपर के टेप अगर ज्यादा ऊपर होगा तो उतना बड़ा टेप कहां से फिर लाएंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये जो आदमी है जो हॉट एयर बलून को देख रहा है, वो कितने डिग्री एंगल पे देख रहा है, और हमें ये तो आसानी से हम मेजर कर सकते हैं कि हॉट एयर बलून नीचे नीचे कितना दूर है। मतलब ये ऊंचाई हमें नहीं पता, ये वाला हाइट हमें नहीं पता, पर हमें कौन सा हाइट पता, हमें कौन सा डिस्टेंस पता है, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस नाप सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है और कम भी है। और ये एंगल भी नाप सकते हैं, क्योंकि मेरा सर सीधा है, इतना करेंगे यहाँ पे एक अगर प्रोडक्टर टाइप का कोई डिवाइस से हम मेजर कर सकते हैं उस एंगल को। तो हमें ये दो चीज आसानी से मिल जाएगा, कौन, ये थीटा और ये बेस बी। तो ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये बेस और ये एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके हम आसानी से निकाल पाए, वही हमें ये ट्रिग्नोमेट्री बताने वाला है। ये बलून का हो गया, दो बलून का भी निकाल सकते हैं। देखो ये थोड़ा दूर है तो इसका एंगल भी छोटा हो रहा है, ये थोड़ा पास है तो इसका एंगल भी बड़ा हो रहा है, इसका बेस कम है पर एंगल बड़ा है। तो वैसे एक रेशियो से हम कंपेयर करेंगे। जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा और तुम्हें भी ये एंगल बता दूं और ये बेस बता दूं, तो तुम भी ऐसे फट से परपेंडिकुलर निकाल के रख दोगे और एग्जाम में पूरे नंबर भी ले पाओगे। तो यहां पे देखो, ये मान लो कुतुब मीनार है, बुक बोल रहा है, पर मुझे लगता है ये कुतुब मीनार जैसा नहीं दिख रहा है। तुम बुर्ज खलीफा भी मान लो, या फिर अगर वो भी तुम्हें नहीं दिख रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है, पर मान सकते हो कुछ भी, बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार, या फिर एक नॉर्मल पिलर ही मान लो। मान लो ये पिलर बहुत ऊंचा है, मतलब बहुत 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 ऊंचा है। तो एक इंसान मान लो, ये पिलर का हाइट हमें पता करना है। तो अगर एक इंसान यहां से स्पॉट करके इसको देखता है, पूरा इसके टिप को, जहां तक का हाइट हमें मेजर करना है, तो मान लो ये किसी बीटा एंगल पे दिखता है, बीटा, बी नहीं, ये बीटा होता है, समझ गए। तो ये बीटा एंगल पे देख रहा है, या फिर बी एंगल पे, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल है, हमें वो एंगल का मेजरमेंट नहीं पता बोल के हम एक वेरिएबल लिख सकते हैं। तुम पी लो, डी लो, और ये बीटा एंगल पे, और ये यहां से यहां का डिस्टेंस मान लो कितना है, 2 किलोमीटर है। ये बहुत ऊंचा पिलर है ना, इसलिए इतना दूर से देख रहे हैं, तभी बीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, कोई आसान सा इंस्ट्रूमेंट करके हमारा सर कितना डिग्री एंगल ऊपर जा रहा है, ये पता करके हम ये एंगल निकाल सकते हैं। और ये नीचे का डिस्टेंस नापना कौन सी बड़ी बात है, हमारे बाइक में भी इवन ओडोमीटर होता है। अगर बाइक स्टार्ट किए इधर से और सीधा सीधा इधर आ जाएंगे, तो ओडोमीटर में जितना इंक्रीज हुआ, या फिर ट्रिप मीटर ऑन कर देंगे तो और अच्छा है, तो वो पूरा रीडिंग बता देगा कि यहां से इधर का दूरी कितना है। वैसे यहां भी ये दूरी नापना कोई बड़ी बात नहीं है, एंगल नापना क्या, नॉर्मल हेड कितना डिग्री एंगल ऊपर गया, वैसे हम नाप सकते हैं एंगल। तो ये बेस जो बी है और ये एंगल जो बीटा है, इधर थीटा है, इधर अल्फा है, और ये जो भी मेजरमेंट है, तो इन दोनों से हम क्या पता कर सकते हैं, ये पिलर का हाइट, या फिर तुम बोल सकते हो पी, परपेंडिकुलर। या फिर अगर हमें हाइट पता है तो हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अगर ये दोनों पता है या फिर इनमें से कोई एक भी पता है, तो हम ये वाला डिस्टेंस पता कर सकते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जिस जिस केस में ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, अगर हमें एक भी कोई साइड पता है और एक भी कोई एंगल पता है, तो हम उससे ट्रायंगल का पूरा खानदान निकाल सकते हैं। ये तुम बोल सकते हो, जैसे अगर बेस पता है और एक एंगल पता है, तो हम हाइपो निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, इधर का एंगल भी निकाल सकते हैं, और ये तो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, समझिए। तो इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। एक एंगल और एक साइड भी अगर हमें गिवन है, तो हम ट्रायंगल का खानदान निकाल सकते हैं, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मैंने क्या बोला, इसके एंगल इसके साइड के साथ रिलेशन रखते हैं। सर आपने बोला था साइड साइड भी रिलेशन में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, और उसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो मैं कुछ आइडेंटिटी उनके फॉर्मूला के बारे में बात करने वाला हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगता है, देखो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने बोला कैसा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, और ये इसका परपेंडिकुलर है जिसको मैंने पी लिख दिया है, बीसी वाला साइड, ये एसी वाला हाइपोटेनस है और एबी वाला बेस है। पर तुम्हें पता है कि हाइपोटेनस हर एक केस में सेम होता है, पर ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये थीटा के लिए है। अगर हम ये सी वाला एंगल ले ले तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस एंगल टू एंगल डिफर करते हैं, तुम्हें पता है ना, अभी तो फिलहाल ही बताया था प्रीवियसली। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है पहला वाला साइन, तो थीटा का साइन ऑफ थीटा, तो इस थीटा के साइन को, साइन क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मैंने बोला ना बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सर क्या बोल के समझे, याद कर लो, इसमें कुछ समझने का नहीं है। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो थीटा का साइन, मतलब साइन ऑफ थीटा, इसको कैसे लिखते हैं, साइन थीटा बोल के लिखते हैं। साइन, यहां पे सर ई एक ज्यादा लिख दी क्या, नहीं ठीक है लिखा हूं, यहां पे ये सिंबल है, साइन ऑफ थीटा को साइन थीटा बोल के लिखते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, अपन मतलब क्या, डिवाइडेड बाय हाइपो। नेक्स्ट है कोसाइन ऑफ थीटा, थीटा का कोसाइन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस थीटा, क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, और ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बी बाय एच, पहला हुआ पी बाय एच और दूसरा हुआ बी बाय एच, तीसरा आ गया टेंजेंट ऑफ थीटा, क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको लिखते हैं हम टेन थीटा, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन फॉर्मूला अच्छे से याद करो। सर बाकी के तीन नीचे के बता रहा हूं, ये बहुत हद आसान है, कैसे, तो देखो हम पहले क्या लिखे, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा को पी बाय एच, कॉस थीटा को बी बाय एच और टेन थीटा को पी बाय बी। अब आ जाएगा कोस सेकेंड ऑफ थीटा, कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा या फिर कोस सेकेंड ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा का उल्टा होता है, मतलब पी बाय एच का उल्टा एच बाय पी। उसके बाद सेक थीटा जो सेकेंड ऑफ थीटा लिखते हैं वो किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, देखो ये बी बाय एच था, ये एच बाय बी। नेक्स्ट आ गया टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा पी बाय बी, इसका उल्टा हो जाएगा को टेंजेंट ऑफ थीटा कॉट थीटा बी बाय पी, बी बाय पी, ये पी बाय बी था, ये बी बाय पी हो गया। तो देखो तीन तो याद करनी होती है, बाकी तीन इनसे बन जाता है, जैसे साइन का पी बाय एच, कॉस का बी बाय एच और टेन का पी बाय बी, वैसे ही ये तीनों का उल्टा हो जाएगा, जो p बाय एस था वो हो जाएगा h बाय पी, जो b बाय एस था वो h बाय बी हो जाएगा, और जो p बाय बी था वो b बाय पी हो जाएगा। तो पहले के तीन के बिल्कुल उल्टे होते हैं लास्ट के तीन। और इसमें पंडित बद्री प्रसाद वाला जो सीरियल फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये सब बहुत लोग बताते, पर मैं तुम्हें बोलूंगा वो फॉर्मूला अगर पता भी है तो उसके थ्रू ना जाए, क्योंकि इसको एज इट इज याद करो। साइन थीटा, देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद तुम्हें कितना करना है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी, सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाय बी, कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाय पी। तो ये तीनों याद करो, इनको उल्टा ऐसे लिखते जाना, और इसको एच इट इज याद करने पर क्या आसानी होती है पता है, जो प्रॉब्लम दिखता है ना, तुम्हें पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला पुट हो जाएगा। और वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, वो क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बोलूंगा उसमें, और सर मतलब मत उसके अंदर मत जाओ यार, ज्यादा कंफ्यूज हो गए। एक फॉर्मूला दे देते हैं, उससे इधर का इधर उधर का इधर करके जोड़ते हैं, मुझे भी पता है, पर मैं इसलिए बस नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं चाहता। उसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, नहीं है शॉर्ट ट्रिक, उससे सवाल आसानी से नहीं बनेगा, इसी से बनेगा। और कौन बोलता है कि मैथ में याद नहीं किया जाता, तुम जितना याद करोगे, मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया है, अच्छा नंबर आया है, तो उसमें एक बात होती है, तुम जितना ज्यादा फॉर्मूला तुम्हारे मुंह जुबानी याद होगा ना, उतना फटाफट मैथ का नंबर होगा।
मैंने जेई का एग्जांपल क्यों दिया, इस बार एमसीक्यू पेपर आएगा और एमसीक्यू पेपर सिमिलर होता है जैसे जेई मेंस का पेपर होता है। इसमें दिक्कत यह नहीं होता कि आपको आंसर नहीं आता, दिक्कत यह होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता। समझ रहे? तो टाइम मैनेजमेंट नेसेसरी है, इसके लिए फॉर्मूला को मुंह ज़बानी याद रखो। और ये 6 फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये याद कर लो, क्या ही है यार, 1-2 बार अगर नहीं हो रहा है ना, मैं एक ट्रिक बताता हूं, 2-3 बार लिख दो, सामने किसी दीवार पे चिपका दो, जाते टाइम बाथरूम जाते टाइम किसी भी टाइम उसको देखते रहो, याद हो जाएगा। और ये तो मेरे ऐसे भी याद आ गया है, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच और टेन थीटा पी बाय बी, कोसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा, इतना तो याद करना है। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड ऑल्सो लर्न इट डाउन। अभी कुछ पॉइंट जो तुम्हें जानना जरूरी है जब तुम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करोगे, इसके साथ लेन देन करोगे, तो इसके कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें जाननी पड़ेंगी। तो नोट लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये जानने की बातें हैं, इससे सवाल आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार एमसीक्यू है। पर ये पहले कुछ ऐसा सवाल इससे खास नहीं आता था, पर ये अगर पता नहीं ना तो कोई सवाल होगा भी नहीं। तो बेसिक बातें हैं। तो पहला बेसिक बात क्या है, मान लो 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, एक मान लो बड़ा है, वैसे ऐसे बड़ा वाला है, इसका एक 90 डिग्री है, ये मान लो 45 डिग्री है, और ये मान लो 45 डिग्री है। ये एक ट्राइंगल हो गया। वैसा ही एक इतना छोटा ट्राइंगल है, इसका भी 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये भी 45 डिग्री है। तुम यहां पे देख सकते हो कि इन दोनों ट्राइंगल में एंगल तो सेम है, पर साइड डिफर कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। पर एक बात मैं बता देना चाहता हूं, तुम सिमिलरिटी, जब हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था सिमिलरिटी के बारे में, कि अगर 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल भी अगर सेम है, यहां पे तो 3 सेम है, अगर 2 भी सेम है, एक तो 90 और दूसरा मान लो 45 डिग्री सेम है, 2 एंगल भी सेम है, तो ए सिमिलरिटी रूल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और जब 2 सिमिलर ट्राइंगल होते हैं या फिर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि उनका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अलग नहीं होता। जैसे इसका मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा कोई एंगल है, जो भी एंगल होगा उसका वैल्यू बैठा देना थीटा की जगह। तो क्या साइन 45 डिग्री 2 ट्राइंगल के लिए अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर कोई गाड़ी का इंजन 100 सीसी है तो वो 100 सीसी ही रहेगा उस गाड़ी के लिए। वैसे अगर साइन 45 डिग्री चाहे कोई भी ट्राइंगल में क्यों ना आ जाए, वो वैल्यू सेम रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता है कि ये इसका P है, ये हाइपो है H, और ये इसका B बेस है, और इसका भी वैसे ये P है, ये हाइपो है, ये बेस है। समझिए? तो 2 सिमिलर ट्राइंगल में P बाय P, ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये H2 है, ये H1 है, ये B1 है, ये B2 है। तो तुम्हें एक बात बता देता हूं कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो P1 बाय P2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 इक्वल्स टू क्या होता है? H1 बाय H2। तो इससे पता चल रहा है कि मान लो मैं साइन निकाल रहा हूं, मान लो मैं साइन निकाल रहा हूं, तो P1 बाय P2 इक्वल्स टू H1 बाय H2। देखो तुम्हें ये ज्यादा से समझने की जरूरत नहीं है, मैं बस निकाल के दिखा दे रहा हूं कि मैं प्रूव कर सकता हूं कि दोनों के साइन थीटा सेम होंगे। कैसे होंगे देखो, दिखा दे रहा हूं। तो ये मैं लिख सकता हूं P1 बाय P2 इक्वल्स टू H1 बाय H2। तुम्हें पता है साइन थीटा कितना होता है? P बाय H। तो एक काम करो, तुम्हें तो पता है कि इक्वेशन से कैसे डील करना होता है। ये H1 को नीचे ले जाओ, P2 को ऊपर ले जाओ। तो
तो ये हो जाएगा P1 बाय ये H1 नीचे आ गया, P1 बाय H1 इक्वल्स टू P2 बाय H2। तो साइन थीटा P बाय H होता है और दोनों के P बाय H सेम है। यहां से मैंने प्रूव कर दिया, दो सिमिलर ट्राइंगल के P बाय H सेम है, इसलिए उसका साइन थीटा भी सेम होगा। और ये प्रॉपर्टी इसलिए बोल पाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये प्रूव नहीं समझ में आया? समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ गया, जाने दो, नहीं आएगा सवाल। बस ये याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, साइड के ऊपर नहीं करता है। दूसरी बात, मान लो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, पहले तुम पॉज करके नोट कर लो। हाँ तो देखो, जगह थोड़ा क्लीन कर दिया, वरना वही बता देता। मान लो साइन थीटा है, जैसे 2 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर होता है, वैसे साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा। तो इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर ना लिख के हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। वैसे सिमिलर होता है कॉस थीटा का स्क्वायर भी। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वैसे टेन थीटा का स्क्वायर को भी कैसे लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। समझ गए? और दूसरी नादानी जो कुछ बच्चे कर चुके हैं मेरे सामने ही, वो कभी मत करना कि साइन थीटा का वैल्यू होता है, क्या होता है, P बाय H। ये थीटा का भी वैल्यू होता है, जो उसका एंगल का वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू होता है। पर अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अकेला साइन नल्ला है, नल्ला, नालायक है, कोई काम का नहीं रहता, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। साइन थीटा है तो वैल्यू है, साइन ए है, कोई भी एंगल हो, साइन ए हो, बी हो, सी हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 16 डिग्री हो, कोई भी वैल्यू हो तो उसका वैल्यू है। पर अकेला ऐसे अगर साइन लिखा हुआ हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अकेला थीटा का मतलब है, साइन थीटा का मतलब है, पर अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है। समझ गए? अब मैं बताता हूं कि ये तो स्क्वायर में लिख दी, तुम्हें एक पावर पता होता, x टू द पावर -2, x टू द पावर -1, जिसको x इनवर्स 2, x इनवर्स 1 बोलते हैं। तो उसको मैं अभी दिखाने वाला हूं। देखो कैसे दिखाऊंगा कि साइन थीटा का इनवर्स को कभी भी साइन इनवर्स थीटा ना लिखने का। समझ रहे हो? साइन थीटा के स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा के स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा के स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा के स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, कोसेक थीटा के स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, कॉट थीटा के स्क्वायर को कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। पर कभी भी किसी भी थीटा हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कॉट थीटा हो, कोसेक थीटा हो, सेक थीटा हो, टेन थीटा हो, जो भी हो, उसके इनवर्स को कभी भी साइन थीटा इनवर्स को साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते। तो प्लस वाला वैल्यू है तो ऐसा हो सकता है, पर माइनस वाले वैल्यू में कभी नहीं होगा। तुम ये गलती ना कर दो कभी, इसलिए मैंने बता दिया। तो और एक बात बता देता हूं, साइन थीटा का इनवर्स होता है 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा का इनवर्स या फिर साइन थीटा टू द पावर -1 का वैल्यू होता है 1 बाय साइन थीटा, जो कि आ जाता है तुम्हारा, वो बाद में देखेंगे, पहले ये समझो, उसको डिटेल में बाद में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा कंफ्यूज होते जाओगे। और साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या होता है सर? तो इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया गया है। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। वैसे साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा, पर साइन इनवर्स थीटा अलग होता है। समझ गए? और जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये साइन थीटा जो है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत से एंगल पुट होंगे, तो इसके बाद पहले कुछ सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, कैसा सवाल बनता है। और मुझे पता है अभी भी तुम 100% क्लियर नहीं हुए होगे, या फिर हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का असली जो फील होती है, असली फीलिंग होती है, वो सवाल लगाने पर आती है,
जो हम अभी लगाने जा रहे हैं। यार 1 2 नहीं 3 4 5 सवाल करेंगे, जब तक तुम्हें पूरा फंडा 100% क्लियर ना हो जाए, तुम सारे क्वेश्चन के जवाब देने के काबिल ना हो जाओ, तब तक सवाल करेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट 95% प्लस है, जो छोटा नहीं है, जो इतना छोटा नहीं है, पर मैं बोलूंगा उतना बड़ा भी नहीं है। आ सकता है मैथ में लोग 100 फुट दे रहे हैं, और 95% प्लस कौन सा बड़ा टारगेट है। सो बिफोर आई मूव टू द क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे मैंने बोला सवाल करेंगे, तो आ गया है सवाल कहां पर, व्हाइट बोर्ड पर। तो ये सवाल बोला है कि हमें 10a गिवन है। क्या गिवन है? 10a, जिसका वैल्यू है 4/3। और हमें बोला है कि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कौन कौन है 10 के अलावा? साइन होता है, कॉस होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें मतलब, और 5 भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो चलो पहले देखते हैं 10a जो हमें गिवन है। तो तुम्हें पता है 10a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बोला था ना, बिना फॉर्मूला के ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकता, और बिना ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम में फुल मार्क्स आ नहीं सकते, और बिना फुल मार्क्स के हम अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे? तो देखो P/B इक्वल्स टू 4/3। तो यहां से तुम्हें अंदाजा तो लग रहा होगा कि P इक्वल्स टू 4 और B इक्वल्स टू 3। तो मैं बोलता हूं अगर ऐसा अंदाजा लगा रही हो तो गलत लगा रही हो, क्योंकि अगर P का वैल्यू 8 होता और B का वैल्यू 6 होता, तो भी P/B क्या आता? ये 2 4 जा 2 3 जा, तो भी 4/3 ही आता। अगर 12/9 होता तो भी 4/3 ही आंसर आता। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि P का वैल्यू एग्जैक्ट 4 और B का वैल्यू एग्जैक्ट 3 होगा, पर यह बोल सकता हूं कि P का वैल्यू जो भी होगा वो 4 का मल्टीपुल होगा। मतलब 4 में कोई नेचुरल नंबर इंटू करने पर उसका वैल्यू मिल जाएगा। जैसे 8, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। वैसे बेस भी एग्जैक्ट 3 हो सकता है, पर उसके अलावा ये तो कंफर्म है ना कि 3 का मल्टीपुल ही होगा। मतलब या तो 3 हो, या तो 6 हो, या फिर 3 3 जा 9 हो, या फिर 3 4 जा 12 हो, 3 5 जा 15 हो। तो 3 के मल्टीपुल होगा और परपेंडिकुलर 4 का मल्टीपुल होगा। तो मैं क्या लिखता हूं? दिस इंप्लाइज P इक्वल्स टू 4k, मतलब k कोई भी नंबर है जो हम लिख सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर होगा। एंड B इक्वल्स टू 3k, 3 का मल्टीपुल होगा। k मतलब कोई एक वैल्यू पुट करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें बेस मिल जाए, क्योंकि ये इनके रेशियोस हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब 4 का मल्टीपुल होगा, कंफर्म है। ऐसा नहीं कि 4 नहीं हो सकता। यहां पे k की जगह 1 रखेंगे तो 4 ही निकलेगा, 2 रखेंगे तो 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, या फिर k की जगह 10 रख के 40 भी हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को? हाँ, तो P और B मिल गया। एक थ्योरम बहुत फेमस है मैथमेटिक्स में, वो दिया था पिथागोरस ने, जिसको पिथागोरस थ्योरम बोलते हैं। वो क्या कहता है? P² प्लस B² इक्वल्स टू H²। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे अगर निकालो तो H इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ P² प्लस B²। तो अगर यहां पे मैं वैल्यू पुट करूं तो शायद मुझे मिल जाएगा H इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, पहले P का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16k², 16k² प्लस 3k का स्क्वायर 9k², 9k²। तो यहां से इनको ऐड करने पर मुझे मिल जाएगा रूट ओवर ऑफ 25k²। और तुम्हें पता है 25 किसका स्क्वायर है? 25 का रूट क्या होगा? 5 होगा। 5 5 जा 25, तो आंसर मिल जाएगा। और k² का रूट k इंटू k² तो 5k आंसर आ गया। तो हमें हाइपोटेनस कितना मिला? 5k मिला। परपेंडिकुलर कितना था? ऑलरेडी गिवन था 4k, और B 3k। गिवन तो नहीं था, पर ये रेशियो से हमने निकाल दिया। तो अब देखते हैं बाकी आइडेंटिटी निकालो बोला है। तो 10 के अलावा चलो पहले साइन ए निकालता हूं। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? P/H या फिर P/H। तो P है 4k और H है 5k, तो आंसर आ जाएगा
4/5 क्योंकि k से k मर जाएगा। वैसे cos से अगर निकालूं तो b/h, तो बेस कितना है 3k अपॉन 5k, फिर k से k मर जाएगा तो बचेगा 3/5। समझ गए? तो साइन ए आया 4/5, cos ए आया 3/5। और क्या tan ए तो हमें गिवन था, सर sec ए निकाल के बता दो। तुम कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, sec किसका उल्टा होता है cos का, और cosec किसका उल्टा होता है sin का, और कट अगर बोले तो कॉट होता है tan का उल्टा, मतलब 3/4। तो ये फॉर्मूला करके तुम निकाल सकते हो। ज्यादातर यहां कर दिया ना, उल्टा करने में कितना टाइम लगेगा। sin a इक्वल्स टू 4/5, तो cosec a कितना होगा, चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए। cosec a इक्वल टू उसका उल्टा 5/4। वैसे ही cot a चलो निकाल देता हूं, tan a का उल्टा, tan a कितना था 4/3, तो 3/4 हो जाएगा। और sec a कितना हो जाएगा, sec a हो जाएगा तुम्हारा cos का उल्टा sec होता है, तो 5/3, 3/5 था ना, तो 5/3 हो गया। तो वैसे आंसर निकाला जाता है। हलवा सवाल था, नहीं होता तो तुम्हारा भैया है ना हलवा बनाने के लिए पेपर हलवा कर देंगे, और इस बार 95% प्लस, कोई जकासी नहीं फोड़ेगा। तो चलो, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो दूसरा सवाल क्या बोलता है, देखते हैं। कंसिडर ट्राइंगल एसीबी, एक ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो तुम्हें ड्रॉ कर देना है ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ। ऐसा नहीं कि स्केल लेके ड्रॉ करना है, हाथ से ड्रॉ कर देना बस नॉर्मली। राइट एंगल लेट सी, उसका राइट एंगल कहां पे है, सी पे। इन व्हिच, जहां पर AB जो है, ये AB जो है हाइपोटेनस वो 29 यूनिट है, और BC जो कि बेस होगा वो 21 है, और एंगल ABC इज थीटा, इसको थीटा माना गया है। तो बोला है कि फाइंड कर बच्चे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन cos के लिए हमें हाइपोटेनस बेस तो मिल गया, साइन का फॉर्मूला होता है P/h। तो पहले तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइपो मिल गया, बेस मिल गया। परपेंडिकुलर कहां से निकलेगा, पिथागोरस थ्योरम से, जो बोलता है p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। दिस इंप्लाइज, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास h है और b है, तो हो जाएगा p इक्वल्स टू √h²। इधर b² प्लस आया, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस b²। हो गया। तो इसका वैल्यू अगर पुट कर दूं तो ये आंसर निकल जाएगा h² मतलब 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस b² कितना होगा 21 का स्क्वायर। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला डाल सकता हूं, क्योंकि 29 इंटू 29 करके उतना लंबा करने से अच्छा यहां पे एक फॉर्मूला पुट कर देना। यहां पे a² माइनस b² का फॉर्मूला पुट हो सकता है। दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये a² है, ये b² है, तो 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21, तो आंसर कितना निकलेगा। तो देखो यहां पे निकल जाएगा √, पहले तो √ लग जाएगा, उसके बाद 29 इंटू 21 8 इंटू 29 प्लस 21 50, 8 इंटू 50 √400 दैट इज इक्वल्स टू 20, जो कि p का वैल्यू होगा। तो परपेंडिकुलर हमें मिल गया। अब निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है P/h, तो हो जाएगा 20/29, और cos थीटा क्या होता है B/h इक्वल्स टू 21/29। अब इसको यहां पे पुट करेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है cos थीटा का स्क्वायर, और sin स्क्वायर थीटा क्या होता है sin थीटा का स्क्वायर। तो इसको अभी स्क्वायर करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमें cos थीटा मिला था 21/29 और sin थीटा मिला था 20/29। तो हम पहले क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें पता है cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का स्क्वायर होता है, इसका मतलब cos थीटा कितना है 21/29 का होल स्क्वायर, मतलब नीचे भी स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर, या फिर ब्रैकेट देके होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 20/29 का होल स्क्वायर है, तो ये ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर हो गया। अब मैं 29 स्क्वायर को नीचे अगर कॉमन ले जाता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू इसका जवाब में हमें मिल जाएगा क्या 21 का स्क्वायर होता है 441। सर आपको कैसे याद है? मुझे याद है, पर तुम्हें कैसे करना है? अगर याद ना आए तो तुक्का मत लगाना, अगर थोड़ा सा भी डाउट है कर लो, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, और एक एक मार्क ना बहुत रैंक फर्क कर देती है यार। आजकल टॉपर भी 4-5 निकलने लगे हैं, तो तुम्हारा एक मार्क 0.2% का हानि पहुंचा सकता है तुम्हारे मार्कशीट में, जो बहुत वैल्यू रखता है आज के जमाने में। तो ये 441, तो रॉप सीट में क्या करना 21 इंटू 21 कर देना, 441 आंसर आ जाएगा। और 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400 हम निकाले थे ना जब परपेंडिकुलर, तब निकला था ये आंसर। तो 29 का स्क्वायर होता है 841, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 841 डिवाइडेड बाय 841 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर कितना आया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आएगा। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चाहे वो किसी भी ट्राइंगल में क्यों ना हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही आता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अलग अलग ट्राइंगल में अलग अलग नहीं है होगा, बल्कि चाहे जो भी ट्राइंगल हो उसमें sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का जो समेशन होगा, जो एडिशन होगा, वो हमेशा 1 ही निकलने वाला है। नेक्स्ट में क्या निकालना था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो देखो cos स्क्वायर थीटा कितना था 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर, जबकि sin स्क्वायर थीटा कितना था 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर हो गया। तो ये आंसर क्या आएगा 29 का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और तुम्हें पता है 21 का स्क्वायर कितना था 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो आंसर मिल जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 841, और ये है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल के केस में। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होती हैं। वैसे और एक दो भी आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, वो हम देखने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सवाल करना मैं इसलिए तो सिखा रहा हूं, एमसीक्यू में पूरा फुल नंबर 4 सको बोल की। हाँ तो देखो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले एक बात बता देता हूं यार तुम्हें भी, और मैं तो ये जानता ही हूं कि इस बार मैं एग्जाम्पल में ना ही तुम्हें ना मुझे, मैं एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में, लेक्चर वीडियोस में कहीं पे भी प्रूफ टाइप के जो बोलते हैं ना प्रूफ दैट या फिर वेरीफाई दैट, ये वाले सवाल नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ही कम है। तुम बोल सकते हो ना के बराबर है, क्योंकि 1 मार्क का एमसीक्यू होगा, उसमें प्रूफ करोगे थोड़ी ना बोलेगा, वहां पे तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं फाइंड वाला, डिटरमाइन वाला ऐसे सवाल करा रहा हूं। और तुम भी जब एनसीईआरटी ओवरलुक करो, आरडी शर्मा ओवरलुक करो, प्रूफ वाले नंबर में अपना दिमाग वेस्ट मत करना। वेस्ट नहीं होता, मतलब नॉलेज अच्छा चीज होता है, पर इस साल के लिए वो शायद तुम्हें उतना जरूरत नहीं है। तो ये बात मानोगे, स्मार्टली पढ़ेंगे बोला है ना, वो मेहनत तो सब करती है, मेहनत तो गधा भी करता है, पर टॉप करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्टली, उतना ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा 10th के लिए, बस मैं जितना बोल रहा हूं उतना कर दूं। तो देखो यहां पे बोला है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, तो एक ट्राइंगल है एबीसी मैंने ड्रॉ करके रखा है, जिसका राइट एंगल कहां पे है बी, जिसमें एबी का वैल्यू है 24 cm। एबी, ये देखो मैंने मेजरमेंट को लिखने में गलती की, ताकि सारे बच्चे ये गलती करते हैं और वो इसको पकड़ सके। तो एबी का वैल्यू बोला है कितना 24 cm, 24 cm। अब बोला है बीसी का वैल्यू 7 cm, तो बीसी कितना है 7 cm है। तो अभी हमें बोला है कि फाइंड कर, बच्चे क्या फाइंड कर, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे परपेंडिकुलर तो 7 cm है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि हमें हाइपोटेनस यहां पे गिवन है। तो तुम्हें पता है जब जब हमें हाइपोटेनस गिवन नहीं होता या फिर कोई भी साइड गिवन नहीं होता एक राइट एंगल ट्रायंगल का, तब तब हम एक नाम लेते हैं पिथागोरस थ्योरम का। तो यहां पे भी वही अप्लाई करेंगे, यहां पे थोड़ी ना कुछ अलग है। तो यहां पे देखो h निकालने के लिए रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p आ गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये करने के बाद तुम इंटी डिवीजन चालू रखो, ये हो जाएगा 49 प्लस। तो चलो मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूं ताकि तुम्हें मैं समझाने में आसानी हो, तुम भी रॉप सीट में फटाफट शुरू करो। हाँ, तो जब मैंने 24 का स्क्वायर किया मुझे आंसर मिला 576। क्या मिला? 576। तुमने भी रॉप कॉपी में जो ट्राई किया होगा इतना आंसर निकला होगा, नहीं निकला तो कहीं पे गलती रह गई होगी, और एक बार ट्राई करो। तो इनको ऐड करने पर मुझे किसका रूट मिलेगा? तो 49 प्लस 576 ये आ जाएगा 625 का रूट ओवर। तो मैं अगर बोलूं 625 किसका रूट है, तो किसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बता देता हूं 25 इंटू 25 करने पर 625 आता है। तो ये आंसर आ गया 25, जो कि हमारा हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बेस तो हमें ज्ञात था, अभी हाइपोटेनस भी पता चल गया है। तो साइन ए निकालेंगे, P बाय एच इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 7 cm अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारा 25। आ गया आंसर। अब अगर निकालूं कॉस ए, तो B बाय एच, कॉस ए इक्वल्स टू B बाय एच इक्वल्स टू बेस कितना है 24 cm अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25। निकाले ना, लिख देता हूं चलो यहां पे 25 cm 24 अपॉन 25। देखो यहां पे ए का पूछा, साइन ए कॉस ए पूछा, तो मैंने ऐसे निकाल लिया। मैंने बताया अगर तुम्हें ये सी साइन सी कॉस सी पूछे तो क्या करने का? ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर देने का। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये ट्रायंगल, समझ गए 90 डिग्री। ये सी नीचे आ गया ना, ऐसे रोटेट कर दिए तो ए ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया। तो इसका परपेंडिकुलर ये बन गया, इसका परपेंडिकुलर कौन बन गया? ए बी बन गया। मतलब ये वाला साइड उसका परपेंडिकुलर बन गया जो कि 24 बन गया, और इसका बेस कौन बन गया? ऐसे पलट दिए ना तो ये 7 ऐसे नीचे आ गया, 7 इसका बेस बन गया। और हाइपोटेनस तो हर एक केस में सेम ही रहता है, बस परपेंडिकुलर और बेस मतलब उल्टा हो गया। यहां पे जो 7 था वो यहां पे 24 हो गया, और यहां पे जो 24 था ये यहां पे 7 हो गया। समझ गए? जिसका भी साइन या फिर कॉस तुम्हें निकालना हो या फिर टेन निकालना हो, परपेंडिकुलर बेस निकालने में तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए क्या करने का? पहले जिस एंगल का निकालना है उसको ट्रायंगल को रोटेट करके नीचे लाने का। कैसे मैंने रोटेट किया पता है? बता दिया अच्छे से। सो ऐसे सवाल आ गए तो यूं सॉल्व करोगे, उड़ा दोगे, पूरा फाड़ के रख दोगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो अगला सवाल पे आ गया। बहुतों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर ये भी ऐसे सॉल्व करेंगे। यूं हलवा सवाल है। पहले ट्रिग्नोमेट्री में अटैक करने से पहले सबसे पहला काम डायग्राम बना देने का। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर पहले ही सोच लिए ना होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा, मेरे से होगा, तो होने वाला नहीं है। यही बोलना है कि अटैकिंग एटीट्यूड रखो। सारे टॉपर्स इंटरव्यू में एक बात बोलते हैं कि मैथ के सवाल पे जितना अटैकिंग एटीट्यूड रखोगे उतना अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहां पे ट्राइंगल PQR है जिसमें राइट एंगल है कौन सा पॉइंट Q, और PR प्लस QR 25 cm है। यहां पे देखो कोई एक साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, दोनों के समेशन का मेजरमेंट दिया है, पर PQ हमें गिवन है जो कि 5 cm है। तो मैंने ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया PQR, जिसमें Q पे राइट एंगल है। सुनो, कोई PQR भी बनाएगा, पर मैंने P को क्यों नीचे रखा? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं मुझे यहां पे sin P cos P tan P फाइंड करने के लिए बोला है, और जिस एंगल का भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने जा रहे हो उसको हमेशा
नीचे रखने में ही भलाई है, या फिर आसानी होती है हमें P और B फाइंड करने में, क्योंकि उसका ऑपोजिट वाला P और उससे लगा हुआ बेस हो जाता है। समझ गए? तो यहां पे देखो, पहले तो यहां पे गिवन क्या है, PR प्लस QR। तो PR कौन सा है? हाइपोटेनस है हमारे ट्राइंगल का, और QR कौन है? परपेंडिकुलर है हमारे ट्राइंगल का। तो मैं लिख सकता हूं P प्लस H इक्वल्स टू 25 cm, और बेस तो हमें गिवन है जो कि 5 cm है। क्या है? बेस। समझ गए? तो अभी मान लो, क्योंकि मुझे P प्लस H दिया है, मुझे किसी एक को निकालना है। जब भी हम ऐसा कोई नंबर करते हैं तो हर मैथ टीचर एक बात बोलता है, लेट, चलो मान लो, मानने में क्या जाता है कि P X है, हो गया, और P प्लस H 25 cm है। दिस इंप्लाइज H इक्वल्स टू 25 माइनस X, क्योंकि अगर P X है तो वो H के साथ मिलने पर 25 बना रहा था, तो ये P अगर इधर आ जाएगा तो 25 माइनस P हो जाएगा, जो कि H का वैल्यू। तो H कितना हो गया? 25 माइनस X हो गया। अरे दोनों मिलके 25 बना रहे थे। एक अगर X हुआ तो दूसरा क्या होगा? 25 से X कट जाएगा, वो X जितना भी हो। तो अभी चलो पाइथागोरस थ्योरम पुट कर दो यहां पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर इसको और एक स्टेप में मैं लिखूं तो H कितना है? 25 माइनस X का होल स्क्वायर। 25 माइनस X H है तो उसका होल स्क्वायर हो गया H स्क्वायर मतलब, और P स्क्वायर कितना है? X स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है हमारा? 5 है, 5 का स्क्वायर। तो वैसे अगर मैं देखूं तो 25 का माइनस X का होल स्क्वायर। तुम्हें एक चीज हमेशा पता होगा, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना? नहीं पता है तो बोल देता हूं, नोट कर लो अभी कॉपी में, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये भी A माइनस B के फॉर्मेट में पढ़ रहा है ना। तो पहले A का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 25, 50 इंटू X जो कि B है, तो कितना हुआ? 50X प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। B कितना है? X है, तो X का स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अगर इधर मैं लिखूं तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अरे अभी फिलहाल पहले क्वेश्चन में ही तो 625 का रूट ओवर 25 बोल के लिखे थे, जिनको याद नहीं आ रहा है याद दिला दिया। अब देखते हैं माइनस 50x, माइनस 50x, और चलो ये प्लस एक्स स्क्वायर के मैं उधर ले जाता हूं, उस साइड ले जाता हूं, मुझे पसंद नहीं आया आठ तो उधर ले जाता हूं। तो एक्स स्क्वायर इधर पहले से था, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस था, इधर आ गया, तो साइड चेंज जब करता है तो उसके साइन में भी चेंज होता है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों मर जाएंगे, कत्ल कर देंगे एक दूसरे का। अब देखते हैं 625 माइनस 50x, तो ये माइनस को मैं प्लस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करने के लिए साइड चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, ये 50x को इधर ले जाता हूं और ये 25 को इधर ले आता हूं। तो ये पहले 625, तो ये इधर प्लस 25 है, इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर माइनस 50x, उधर चला जाएगा तो प्लस 50x हो जाएगा। तो इधर हमें मिल रहा है कि 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 600। तो 50x इक्वल्स टू 600। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 मर जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो x इक्वल्स टू 12 आंसर आएगा। समझ गए? तो p का वैल्यू कितना आया? दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू 12। और वैसे देखेंगे तो हाइपो अपना कितना निकलेगा, जो कि 25 माइनस एक्स था। दिस इंप्लाइज हाइपोटेनस इक्वल्स टू 25 माइनस 12, 13। तो देखो हमें हाइपो मिल गया 13, p मिल गया 12। अब हमें साइन p, कॉस p और टेन p निकालना है। तो अगर बोलूं साइन p क्या होता है? p बाय h होता है, p 12 अपन 13। कॉस p कितना है? b बाय h, बेस 5 अपन 13। और एक पेज में लिख दूं तो इसको नोट कर दो, उसके बाद मैं खुद लिखा दूंगा। हाँ तो देखो भाई,
हमें परपेंडिकुलर 12 मिला, हाइपोटेनस 13 मिला और बेस 5 मिला। अंग्रेजी में बोलूं तो 12, 13 और 5 मिला। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H। परपेंडिकुलर कितना है? 12। हाइपोटेनस कितना है? 13। 12 अपॉन 13 मिल गया साइन V। अब देखते हैं कॉस P। फॉर्मूला क्या था? मैं बोलता हूं हमेशा बिना फॉर्मूला के ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता। क्यों? यहां पे यूज हो रहा है। देखो, ये नहीं पता होगा तो एग्जाम में कौन बताएगा फॉर्मूला? यहां पे तो तुम्हारा भैया बता दे रहा है। तुम्हारा भैया एग्जामिनर होता तो तुम्हें भी बता देता, पर क्या करूं, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे एग्जामिनर बन के। अगर आऊंगा तो भी सारे के थोड़ी ना आऊंगा, अगर आ भी गया मान लो तो B बाय एच देख लो। तो cos P का क्या होता है? B बाय एच इक्वल्स टू बेस कितना है? 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 13। वैसे 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 12। बेस कितना है? 5। तो मिल गया sin P cos P tan P। So before I move to the next topic, pause the video and note it down। आखिर में बता देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिफिक एंगल का निकालना सीखेंगे। यहां पे क्या निकाल रहे थे? एक एंगल थीटा था, sin थीटा निकालो, अरे sin P निकालो, cos P निकालो। पर अभी मैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यू बताने वाला हूं। जैसे sin 45 डिग्री एक पर्टिकुलर एंगल है, इसका वैल्यू कितना होता है? बता देता हूं, 1/2 होता है। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, कुछ ऐसे एंगल हैं, कुछ ऐसे नहीं, सारे एंगल के वैल्यू निकलते हैं, पर कुछ ऐसे एंगल जैसे 0, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इनका वैल्यू अभी हम जानने वाले हैं कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, टेन 45 डिग्री कितना होता है। तो ये वैल्यू क्या है? मान लो अगर तुम्हें डायरेक्ट कहीं पे 45 डिग्री एंगल निकला है, अगर तुम्हें साइन 45 डिग्री हाफ पता है, मान लो ये एंगल P जो है ये 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। और तुम्हें पूछता है साइन P निकालो, तो तुम्हें निकालने में आसानी नहीं होगी। साइन 45 डिग्री तुम्हें याद है, अगर मुंह जुबानी तो डायरेक्ट बोल दोगे, एग्जामिनर के मुंह पे मार दोगे हाफ। सर हाफ हमें तो याद था, इसलिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यू तुम्हें याद करना पड़ता है। वही टॉपिक के ऊपर बढ़ने वाले हैं, यही नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है। उसके बाद वो प्रूफ वाला टॉपिक बड़ा था, पर इस बार तो टर्म वन है, तो पूरा खल्लास हो गया है प्रूफ का। इस बार फाइंड करना है, इसलिए मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे सीनियर्स ने अगर बोला था डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं मानता हूं सारे के लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं होगा। बिकॉज गवर्नमेंट ने तुम्हें टर्म 1 टर्म 2 जो दिया है ना, टर्म वाइज सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग अगर टर्म 2 में ये आता तो बैंड बजती। मैं खुद बता रहा हूं, टर्म 1 में आया है तो नहीं बजेगा, और तुम्हारे भैया से नहीं पढ़ते तो भी बजती। यार तुम्हारा भैया आके पढ़ा रहा है, क्या ही बैंड बजाने का। पूरा चैप्टर ऐसे खल्लास करेंगे ना, एग्जाम में ऐसे लिखोगे कि एग्जामिनर भी बोल दे बेटा एडिशनल लाके दूं, इतना खत्म करोगे कि, या फिर ट्रक मंगा दो एडिशनल का। सो इसी के साथ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पढ़ेंगे। अब तक हम साइन थीटा कॉस थीटा देख रहे थे, तो किस एंगल पे साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू, सेक का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, ये सब देखने वाले हैं। तो मैंने एक टेबल बना दिया है, बुक में थोड़ा थोड़ा एक एक करके समझाया है। मैं बेकार में उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम टू द पॉइंट पढ़ते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और एग्जाम में बड़ा नंबर फोड़ने का एम रखते हैं। तो देखो कि ये सारे एंगल हैं ऊपर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, इनका 0 डिग्री पे कौन सा वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो भी वैल्यू होता है, वो चाहे सेम हो सकता है किसी केस में, किसी केस में अलग अलग हो सकता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो तुम्हें पहली बात मैं बता देना चाहूंगा कि तुम्हें दो फॉर्मूला जानना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब किसी भी एक एंगल का अगर साइन थीटा को डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, तो हमें उसका टेन थीटा मिल जाएगा। और फिलहाल जैसे तुम्हें पता है कि कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, वैसे इसको भी उल्टा कर देने का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होने पर हमें कॉट थीटा मिलता है एक एंगल का। तो नॉर्मल सी बात है, नोट कर सकते हो। इसको कैसे याद करें सर, इतना बड़ा टेबल है, याद करने में पानी निकल जाएगा। तो मैं बताने वाला हूं ना इसको, बहुत इजी। तो मैं यहां से तुम्हें एक बात बता सकता हूं कि अगर तुम्हें ये एक रो का वैल्यू आता है तो तुम्हें पूरा टेबल आता है।
कैसे, चलो मैं बताता हूं। देखो यहां पे सारे साइन, पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। हो गया, समझे, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये सब समझ गए कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ गए होगे, मुझे यही उम्मीद है। तो देखो मैं अभी क्या करूंगा कि साइन थीटा का वैल्यू तुम पहले याद कर लो, मैं ये बोलूंगा क्या है, ऐसे याद करो 0 साइन थीटा। पहले कौन कौन सा वैल्यू हम देख रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो मन में बस गया होगा 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद साइन का कैसे याद रखने का, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और मैंने क्या बोला था, ये एक लाइन याद हो गया तो पूरा टेबल याद हो गया। क्या बोलते हो सर अलग अलग वैल्यू दिखाया, दिखता नहीं आपको? चलो बताता हूं। तो साइन का जैसा निकला 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, उसको जस्ट फ्लिप करके लिख दो, मतलब इधर से इधर के उधर से इधर अगर ऐसे लिख दोगे तो वो कॉस का वैल्यू हो गया। देखो ये 1 इधर लास्ट में आता था, इधर फर्स्ट में आएगा, ये लास्ट में सेकंड से आएगा, ये फर्स्ट में सेकंड से आएगा, और ये दोनों मिडिल का है, सेम रहेगा। फिर पहले का इधर आएगा, 0 ऐसे आएगा। तो ये क्या था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, पर कॉस के केस में जस्ट उल्टा हो गया, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। समझ गए केस? देखो साइन का याद हो गया तो उसको उल्टा कर देने पर कॉस का मिल गया, कॉस का और साइन का अभी हमें मिला हुआ है। तो टेन का कैसे निकालते हैं, तो बस क्या बोला था, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 है, कॉस थीटा 1 है, कहां पे 0 डिग्री पे, तो 0/1 0 होता है। 1/2/√3/2, ये 2 से 2 मर जाएगा, 1 ऊपर रहेगा, √3 नीचे, तो 1/√3 आ गया आंसर। वैसे 45 डिग्री के केस में वही डिवाइड होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा ये है, डिवाइड इससे होगा, तो √2 मर जाएगा, 1/1 कितना होता है 1 होता है, 1/1 1 होता है, लिखा हुआ है। √3/2/1/2, 2 से 2 मर जाएगा, ऊपर √3 रहेगा, √3/1 आंसर आएगा। और √3/1 को क्या लिखते हैं हम, बस √3 लिखते हैं। जैसे 2/1 भी 2 होता है, 3/1 3 होता है, मतलब नीचे 1 रखने पर वो ऊपर वाला वैल्यू ही हम लिख देते हैं, तो ऐसे लिखे। और यहां पे 1/0, तो मैं बोलता हूं चाहे वो 1/0 हो, वो चाहे 2/0 हो, या फिर किसी भी नंबर और नीचे अगर 0 हो, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड नंबर। उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको हम असल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बोल सकते हो वो डिफाइनेबल नहीं है। तो इसलिए 1/0, 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो पता चल गया साइन से कैसे कॉस निकाले, उल्टा कर दिए। टेन कैसे निकाले, साइन से डिवाइड कर दिए, कौन, कॉस। अब देखते हैं कोसेक कैसे निकालेंगे। क्या देखेंगे, कोसेक कैसे निकालेंगे। बस इसको उल्टा करता जाओ। उल्टा मतलब कैसा वाला उल्टा, इसमें तो ये फ्लिप कर दिए थे, ये 1 को इधर ले आए थे, 0 को उधर भेज के पूरा घुमा दिए थे। इसमें क्या करना कि तुम इनके न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को पोजीशन में चेंज लाना। मतलब कैसे चेंज ला सकते हो, तो 0 का वैल्यू क्या होता है, मैं 0 को 0/1 में लिख सकता हूं, तो वो 1 को ऊपर और 0 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/0 कन्वर्ट होके, हो गया। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, देखो लिखा हुआ है। वैसे 1/2 है यहां पे, अब इसको भी नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे लेके आएंगे, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2/1 क्या होता है 2। मिल रहा है जवाब? अरे इसका समझे कि नहीं समझे? किसी भी नंबर को मैं उसके नीचे अगर 1 लिख देता हूं डिवाइडेड बाय, तो उसका वैल्यू सेम रहता है। जैसे मैंने 0/1 लिख दिया और 1 को ऊपर और 0 को नीचे ले जाऊं, तो क्या आएगा आंसर 1/0। और तुम्हें पता है चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर नीचे 0 है, वो 1/0 हो, 2/0 हो, इवन 0/0 हो, तो वो नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। जो मिल गया 1/2, 2 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे, तो 2/1 हो गया। 2/1 इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। 1/√2, √2 को ऊपर और 1 को नीचे लाना है, आ जाएगा आंसर √2। वैसे देखो तो √3/2, 2 को ऊपर और √3 को नीचे लाऊंगा तो 2/√3 आ गया। वैसे ही अगर 1/1 है ना, 1 का वैल्यू क्या होता है 1/1,
इसको चेंज करेंगे तो भी क्या आएगा 1/1, तो 1 का 1 आ गया। तो साइन से कॉस कैसे आए पता चला, बस फ्लिप कर दिए, ये आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिए। टेन कैसे आया, साइन को डिवाइड कर दिए कॉस से। और कोसेक कैसे आया, साइन का न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दिए तो कोसेक आ गया। वैसे सेक कैसे आएगा, कॉस से आएगा। जैसे हमने साइन को ऊपर नीचे किया तो कोसेक आया, वैसे कॉस को ऊपर नीचे करेंगे तो सेक आएगा। समझ गए? तो चलो ऊपर नीचे करते हैं। ये 1/1 है, 1 मतलब क्या, 1 इक्वल्स टू 1/1। इसको अगर पलट देंगे तो भी 1/1 आएगा, जिसका आंसर 1 आएगा। तो पहले में तो कोई चेंज नहीं आया। दूसरे में देखते हैं √3/2, 2 ऊपर और √3 नीचे आएगा तो आंसर आ जाएगा 2/√3, है बिल्कुल सही जगह पे। अब देखते हैं 1/√2, तो √2 ऊपर 1 नीचे, √2/1 इक्वल्स टू √2, है आंसर। अब देखते हैं 60 डिग्री पे 1/2 है, किसका वैल्यू, कॉस का। अब इसको ऊपर नीचे करके देखो 2/1 इक्वल्स टू 2, बिल्कुल है आंसर। और यहां पे 0 का मतलब क्या होता है, 0/1 इक्वल्स टू 0/1, और 0/1 को 1 ऊपर और 0 नीचे आएगा तो तुम्हें पता है किसी भी फ्रैक्शन के नीचे अगर 0 रहता है तो वो कैसा होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और वैसे सेक 90 का वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है। अब आ जाते हैं कॉट में। तो जैसे साइन का ऊपर नीचे करने पर कोसेक मिलता है, कॉस को ऊपर नीचे करने पर सेक मिलता है, वैसे टेन को ऊपर नीचे करने पर कॉट मिलता है। तो ये है 0/1, इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड, कॉट का 0 नॉट डिफाइंड है। तो ये 1/√3, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो √3/1 इक्वल्स टू √3, मिल गया आंसर। वैसे 45 डिग्री पे 10 का वैल्यू 1 है, अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे तो 1/1 को ऊपर नीचे करने पर 1 ही आएगा, या फिर बोल सकते हो 1/1 ही आएगा। वैसे √3/1 है, √3 का वैल्यू क्या होता है, √3/1, ये फिर क्यों लिखूं, √3/1 आएगा, उसको ऊपर नीचे करेंगे तो 1/√3 होगा, आंसर है बिल्कुल। और लास्ट में देखो इसमें क्या दिया है, नॉट डिफाइंड। हमें पता है नॉट डिफाइंड नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर के नीचे 0 हो, वो चाहे नंबर x क्यों ना हो, और 0/x क्या होता है, 0 होता है। चाहे वो कोई भी नंबर नीचे हो, अगर ऊपर 0 है तो वो नंबर 0 है। तो इसलिए cot थीटा 0 होता है, cot 90 डिग्री 0 होता है। समझ गए? तो और एक बात मैं बता देता हूं और आसानी के लिए, मैं बोलूंगा बस साइन के जगह एक साइन याद कर लो, एक टेन याद कर लो, बाकी सब यूं हो जाएंगे। तो साइन क्यों, 0, 1/2, 1/2। और तुम्हें तो मैंने बता दिया कि अगर तुम्हें ये साइन का आता है, तुम एग्जाम में अगर तुम्हें बोले पूरा टेबल ड्रॉ कर दो तो भी बना दोगे। कैसे? क्योंकि साइन को थोड़ा आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देंगे तो कॉस निकल जाता है, साइन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो टेन निकल जाता है, और साइन को ऊपर नीचे अगर कर देते हैं, उसके नीचे के पार्ट को ऊपर और ऊपर के पार्ट को नीचे कर देते हैं तो हमें कोसेक मिल जाता है। और जो साइन से हमें कॉस मिला था उसको ऊपर नीचे करने पर सेक मिल जाता था, और जिस साइन से हमने कॉट बनाया था, कॉस को डिवाइड करके, टेन बनाया था कॉस को डिवाइड करके, वही टेन को ऊपर नीचे करने पर हमें कॉट मिल जाता है। तो मैंने समझा दिया। अब टेबल याद करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम्हें मस्त ट्रिक बताया, ऐसे ही याद करना आता है। और नहीं हो रहा है ना, एक काम करना, ऐसा नहीं कि तुम पहले हो जिसको नहीं हो रहा है, ये चीज सबको, क्योंकि हमें एक ऐसा चीज याद करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज तुम आज तक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन अपने डेली लाइफ में तो नहीं की होगी। भले ही मैंने बताया कि कुतुब मीनार का डिस्टेंस, हॉट एयर बैलून कितना ऊंचे उड़ रहा है बोल, पर तुमने ये सब नापने की कोशिश तो की नहीं होगी, या फिर पूछ लिए होगे अरे भाई ये कितना ऊपर उड़ रहा है, तो वो बता दिया होगा। अगर कभी हॉट एयर बैलून में, यूजुअली इंडिया में बहुत कम लोग बैठे होंगे, क्योंकि उतना होता भी नहीं है, हमारे यहाँ टर्की में बहुत होता है। और एक बात सुनो, ये डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन नहीं होता ना, उसमें मजा नहीं आता, मैं भी मान रहा हूं, पर फील तो दिला रहा हूं जितना भी हो सके। यार वाटर को H2O बोलने में किसी को मजा आता था नहीं, पर करना पड़ता है, क्यों, बिकॉज हमें अच्छा नंबर आएगा तभी। अगर स्कूल चेंज नहीं होगा तो अच्छी बात है, या अपना कैरियर अच्छा बनेगा, रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखेगा, सारे लोग अच्छा बोलेंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो चलो देखते हैं सवाल किससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हमें पता है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी है, और बी वाले पॉइंट में, यहां पे जैसे बी वाले पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है।
ए बी इक्वल्स टू 5 cm, जो ए बी है वो 5 cm है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं बोलूं तो ट्राइंगल का हाइट है फॉर द एंगल सी एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये जो एंगल है ए सी बी ये कितना है, 30 डिग्री है। डिटरमाइन लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी। तो बोला है एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, एक तो पहले से ही पता है राइट एंगल बोल के, एक एंगल तो राइट एंगल है, और एक एंगल हमें गिवन है एक्यूट एंगल, और एक साइड गिवन है, और हमें अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अदर जो बच गए हैं दोनों साइड उनका मेजरमेंट फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, 30 डिग्री है, तो मैं अगर बोलूं साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू मैंने टेबल पे लिखाया था, याद हो गया हो तो तुम फटाक से बोल देते 1/2। कमेंट में लिखो सर याद था, नहीं याद था तो जल्दी याद करो, ये भी याद नहीं करोगे तो कैसे होगा ट्रिग्नोमेट्री। सो 1/2। और तुम्हें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा P/H। कुछ नहीं, कहीं से आवाज नहीं आ रही है, बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा साउंड जा रहा होगा, तो कोई बात नहीं है यार, बारिश के टाइम में पढ़ने का अलग स्वाद है, तुम्हारे वहां ना भी हो तो फील ले लो वीडियो से। तो देखो 1/2 इक्वल्स टू P/S, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज P इक्वल्स टू 1 लिखते हैं कि 1K लिखते हैं। जो वीडियो पहले से देख रहे हैं उसको पता है कि 1K क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहां पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब जो भी होगा 1 का मल्टीपल होगा। 1 पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा, और वैसे ही दिस इंप्लाइज हाइपोटेनस कितना होगा 2K, मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो 2 के साथ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर मिल जाए। सर 0 हो सकता है, नहीं 0 के अलावा होगा, क्योंकि 0 कर देंगे तो यहां नीचे 0 आके ये नॉट डिफाइंड आ जाता, तो छोड़ो यहां पे आ जाओ। तो साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2 है, और P/H फॉर्मूला मिल गया, और हमें पता है यहां पे हमें P गिवन है। दिस इंप्लाइज P कितना माना है हमने 1K, तो K का वैल्यू कितना है 1K, मतलब K उसका वैल्यू 5 cm है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 2K का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 cm। दिस इंप्लाइज हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू 2K इक्वल्स टू 2 into 5 इक्वल्स टू 10 cm। तो हमें अपना हाइपोटेनस मिल गया, और हाइपोटेनस कौन है, AC, तो AC हमें 10 cm मिल गया। अब बचा कौन, बेस, जो कि BC है। और तुम अभी याद करो यहां पे दो फॉर्मूले आ सकते हैं, या तो साइन वाला आएगा या तो टेन वाला। क्यों साइन वाला नहीं, या तो कॉस वाला आएगा या तो टेन वाला। क्योंकि साइन वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या था, P और H, और PS तो दोनों हमें पता है, और हमें एक ऐसा फॉर्मूला भी ढूंढना है जिसमें एक वैल्यू नोन हो एक अननोन। जैसे कॉस वाले केस में क्या होगा फॉर्मूला, B/H। बेस तो नहीं मिला है हमें, पर H गिवन है, तो उससे निकाल सकते हैं। तो तुम बोलो चलो 10 लेके करते हैं, तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, 1/√3। अरे 10 का यही तो होता है 0 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, यही तो होता है फॉर्मूला, याद कर लो। ऐसे सीरियली जाता है 0 30 45 60 90 का क्या होता है 0 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। आ गया। वैसे सीक्वेंस को याद करना शुरू कर दो। हाँ तो देखो यहां पे आ गया 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। फॉर्मूला क्या बोलता है, P/B। दिस इंप्लाइज P इक्वल्स टू 1K और B इक्वल्स टू √3K। ये हो गया ना, यहां पे एक K लिख देते हैं उसके वैल्यू को, ताकि कोई भी नंबर हम बिठा सके अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। तो P 1K है, और हमें पता है कि K का वैल्यू कितना है, हमें पता है कि जो 1K का वैल्यू है ये 5 cm है। वैसे √3K का वैल्यू कितना होगा, दिस इंप्लाइज जो बेस है हमारा, बेस B इक्वल्स टू BC, जो BC है ना BC इक्वल्स टू √3K, और K का वैल्यू 5 है। दिस इंप्लाइज √3 into 5, तो आंसर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया आंसर, बेस कितना आया 5√3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 10 cm। कैसे फाइंड किया, हलवा सवाल था, यूं फाइंड कर दिया। कुछ था इसमें, बहुत बड़ा कुछ था नहीं था, सिंपल मैथमेटिक्स तो होगा ही, क्योंकि हम मैथ ही तो पढ़ रहे हैं, तो बहुत हलवा सवाल था। बस यहां पे मेहनत कहां पे लगा, यहां पे नहीं लगा, पर इससे पहले जो तुमने एक टेबल याद किया,
जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये जो 6 टेबल के 6 वैल्यू क्या 5 चलो गिन लेते हैं, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो 5 वैल्यू, मतलब तुमने कितने क्वांटिटी याद किया, 6 × 5, 30 क्वांटिटी याद किया। और मैंने तुम्हें बता दिया था कि याद तो 5 करने होते हैं, बाकी के 25 उस 5 से आ जाते हैं। बताया था ना अच्छे से, पूरा 12 मिनट तक डिटेल में एक्सप्लेन किया था वो सब। तो ये नंबर हो गया। और दूसरे सवाल से बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो अपने कॉपी में। हाँ, तो देखो नेक्स्ट सवाल, इन ट्राइंगल पी क्यू और राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू और जिसके क्यू पॉइंट पे राइट एंगल बना हुआ है। पी क्यू इक्वल्स टू 3 cm, उसका पी क्यू वाला साइड का मेजरमेंट 3 cm है, पी आर वाले का 6 cm है, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम में पूरा सीधा सीधा। अब हमें बोला है कि इसके दो एंगल जो क्यू पी आर क्यू और एंगल क्यू पी आर, मतलब क्यू पी आर, ये दोनों जो दो एक्यूट एंगल होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में, उनका मेजरमेंट निकालो बोला है। तो चलो देखते हैं। तो पहले मैं लेता हूं पी आर क्यू एंगल को। क्यों सर पी आर क्यू? तुम ले सकते हो क्यू पी आर भी, पर मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें नीचे कौन सा है, आर वाला एंगल है, तो पी आर क्यू पहले निकाल देने पर इजी होगा। तो तुम्हें पता है हाइपोटेनस तो दोनों एंगल के लिए सेम रहेगा, पर परपेंडिकुलर आर वाले एंगल के लिए, पी आर क्यू वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये पी क्यू रहेगा और बेस क्यू आर रहेगा। जबकि पी वाले एंगल के लिए, जब ये वाले एंगल के लिए ये रहेगा P2, लिख देता हूं इसको, ये दूसरा एंगल मान लो है और ये पहला एंगल है, तो ये P1 B1 है ये, और ये क्या है P1 और B2 है। तो समझ गए ना? तो ये पहले वाले एंगल के लिए P1 परपेंडिकुलर है जो कि PQ है, और बेस कौन सा है B1 है, जबकि सेकंड वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि ऐसे घुमा देंगे तो कौन परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसे घुमा देंगे खुचुक, तो कौन सा QR बन जाएगा परपेंडिकुलर और PQ बन जाएगा बेस। सेकंड वाले के एंगल का बेस मतलब B2, सेकंड वाले एंगल का परपेंडिकुलर मतलब P2, फर्स्ट वाले एंगल का परपेंडिकुलर P1, फर्स्ट वाले एंगल का बेस B1। समझ गए? तो चलो देखते हैं। तो साइन 1, मैं ये 1 वाला एंगल लिया हूं ना, इनको एंगल 1, साइन ऑफ एंगल 1 जो कि PRQ है, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल PRQ इक्वल्स टू क्या होगा, सारे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है PYH, मतलब P1 कौन सा है 3 cm अपॉन इसका हाइपोटेनस कितना है, दोनों के लिए सेम है जो कि 6 है, तो 3/6 इक्वल्स टू 1/2। तो हमें साइन PRQ मिल गया 1/2। तो इससे जो पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि साइन PRQ का वैल्यू 1/2 है। तो साइन किस एंगल के लिए, ऐसा कौन सा एंगल है साइन का जिसका वैल्यू 1/2 होता है? तो जिसने टेबल अच्छे से याद किया होगा उसको पता होगा साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, मिल गया। साइन 45 का वैल्यू, चलो थोड़ा रिकॉल कर देते हैं, 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया रिकॉल। तो कहां पे 1/2 आ रहा था, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। दिस इंप्लाइज एंगल PRQ का वैल्यू कितना है, 1/2 है नहीं, 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। तो हमें पहला एंगल कितना मिला, दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू एंगल 1 इज ऑल्सो 30 डिग्री, क्योंकि उसको ही तो एंगल 1 माने थे ना इसको। अब देखते हैं सेकंड वाले एंगल का। तो अगर फिगर को मैं थोड़ा रोटेट कर दूं तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, छोटा करके बना दे रहा हूं, तुम बस इमेजिन कर लेना। तो ये P आ गया नीचे, ये आ गया Q राइट एंगल, और ये आ गया R, पलट दिया ना ऐसे, पलट गया। तो देखो यहां पे हमें क्या अभी निकालना है, QPR निकालना है। तो ये एंगल नीचे आ गया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, QR, और QR का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है। अब इसका बेस देखते हैं PQ का वैल्यू गिवन है 3 cm, बेस इक्वल्स टू 3, और हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम रहेगा, जो कितना था 6 cm था, हाइपोटेनस 6 cm था। तो अभी क्या करेंगे, साइन नहीं डालेंगे, कॉस डाल देते हैं।
क्योंकि b बाय एच से cos का फॉर्मूला आ जाता है। तो cos एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, बेस अपन हाइपो 3/6 इक्वल्स टू 1/2। cos में किसकी वैल्यू 1/2 आती है, cos का रिपीट करो। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है। तो cos 60 डिग्री पे 1/2 हो रहा है, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। दिस इंप्लाइज एंगल QPR इक्वल्स टू 1/2। समझ गए, हो गया ना क्लियर। तो एंगल QPR का वैल्यू कितना है, 1/2 नहीं 60 डिग्री है। यही तो मैं दिखाना चाह रहा था तुम्हें कि ये गलती मैं बहुत बच्चों से देख चुका हूं। वो क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके आते हैं, इधर 1/2 है तो राइट हैंड साइड में 1/2 पुट कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है तुम्हें, इसलिए मैंने लिख के बता दिया। और फ्लो में मुझे मालूम है 50% बच्चे चले गए होंगे, जो नहीं चले हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहुत अलर्ट होके मैथ कर रहे हो। तो वही अलर्टनेस चाहिए। देखो हमने सारा काम किया, पर यहां पे थोड़ा अगर मिस्टेक कर दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा देखना cos QPR भी 1/2 है और cos 60 डिग्री भी 1/2 है, दैट इज इक्वल्स टू cos QPR। अगर cos QPR इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, देन एंगल QPR इक्वल्स टू 60 डिग्री। मिल गया आंसर। दोनों एंगल हमारे पास है अभी, ये QPR आया 60 और ये PRQ आया 30। हो गया, यूं सॉल्व हो गया ना। हलवा सवाल होता है। सुनो, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट अगर किसी सीनियर ने बोला था, मैं बोलता हूं उनके टाइम था, इस बार नहीं है। इस बार तुम्हारा भैया है तुम्हारे साथ, जो कोई भी डिफिकल्ट चीज को इजी बना देगा बस तुम्हारे लिए। तो पढ़ो जगह क्लासेस से और फोड़ो। तो सर हो गया चैप्टर खत्म, नहीं हुआ है और पढ़ना है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थोड़ा लंबा चलेगा पर यही बड़ा चैप्टर है यार, टर्म 2 में तो बहुत आसान पड़ेगा, चिंता मत करो। हाँ तो देखो, और एक तरह के सवाल मैं कराने जा रहा हूं, लास्ट सवाल इस कंसेप्ट से। और इस बार मैं जैसे बोल रहा हूं प्रूफ का सवाल कम करना चाहिए, या फिर एक दो जो हो रहा है मैं करा दे रहा हूं, पर ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ऐसे इवैल्यूएशन वाले नंबर आएंगे। ये जैसे है ना फाइंड, डिटरमाइन, इवैल्यूएट, ऐसा सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करो। वो बुक से करो, आरडी से करो, ओसवाल से करो, अरिहंत, जहां से भी करो। ये फाइंड वाला सवाल थोड़ा ज्यादा करना है और सवाल प्रैक्टिस अभी नहीं करने से भी होगा, हम कराने वाले हैं जब ठीक टाइम आ जाएगा, बिकॉज दैट विल बी रिवीजन। पहले एनसीईआरटी को क्लियर करो, उसके बाद रिवाइज करो और एक बार रिवाइज करो, फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर सैंपल पेपर, सब टाइमली मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता जाऊंगा। तो देखो यहां पे क्या बोला है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 और a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो मैं बोलता हूं ये वाले टर्म को तुम नजरअंदाज करो अगर समझ में नहीं आ रहा है। ये टर्म इसलिए दिया गया है ताकि ट्रिग्नोमेट्री बस 0 से 90 डिग्री के अंदर सीमित नहीं है। हमारे यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90, तो 0 से 90 के बीच पढ़ रहे हैं। पर 180 भी होता है, 360 भी होता है, पर इस साल नहीं है। इस साल मतलब तुम्हारे 10th क्लास में नहीं है इस साल, बाकी जो हायर क्लासेस में होंगे उनके तो होंगे। तो इसलिए ये एक टर्म लिख दिया गया है। तुम्हारे में तो 90 से ऊपर या फिर 0 से कम का है ही नहीं, तो तुम्हें ये टर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यहां पे फोकस करो कि जो एंगल ए है वो बी से बड़ा है, और दूसरा क्या है, a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। तो मैं एक बात बोलता हूं अभी कि साइन में कौन सा ऐसा डिग्री है या फिर कौन सा ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू 1/2 का। साइन 0, 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री? अरे बोल सकता हूं कि नहीं, साइन a माइनस बी भी 1/2 है और साइन 30 डिग्री भी 1/2 है, तो a माइनस बी कितना हुआ, 30 डिग्री हो गया ना। ना मत बोलना। अब देखो cos a माइनस a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अरे cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2।
कौन सा वैल्यू है? कॉस 60 डिग्री। तो क्या मैं अभी बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री? ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करने पर a माइनस बी इक्वल्स टू 30 और क्या ऐड करूंगा? a प्लस बी इक्वल्स टू 60। हाँ, तो ऐड करने पर क्या होगा? ये आ गया 90 और इधर माइनस बी प्लस माइनस कैंसल, तो ये 0 हो जाएगा और इधर रहेगा 2a। तो मैं अभी बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री बोल सकता हूं। दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 90/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू हमें 45 डिग्री मिल गया। अब देखते हैं दिस इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू, अरे 45 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि हमें आंसर कितना मिले? 60 मिले, क्योंकि a प्लस बी 60 है ना। सो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो a कितना है? 45 डिग्री और b कितना है? 15 डिग्री। और माइनस करके देखो, a माइनस बी कितना था? 30 डिग्री था। 45 माइनस 50, 30 डिग्री। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर होता है खत्म। नेक्स्ट आई विल मूव टू ए नेक्स्ट टॉपिक, और तुम्हारा जो ये बीच वाला 8.3 एक्सरसाइज का पार्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल वाला, उसको सीबीएसई ने खल्लास उड़ा दिया है पूरा, और बाकी कंसेप्ट तो हम खल्लास करा रहे, तो वो हम नहीं देखेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न टर्म वाइज सिलेबस जो नया आया है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंप्लीमेंटिंग जो एंगल था 90 डिग्री के साथ, जो कंप्लीमेंट्री एंगल था उनका जो रेशियो होता था, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 180 के साथ कंप्लीमेंट्री जो भी था, वो टॉपिक पूरा डिलीट हो गया है, तो उस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहूंगा। डायरेक्ट हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जो सीनियर से या फिर किसी पहले वाले टीचर से जो प्रीवियस बैचेस में बोलते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट था, वो इस यूनिट की वजह से था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और यहां से जो डिफिकल्ट सवाल आते थे वो था, उसका स्टार्टिंग होता था प्रूव दैट से। किससे? प्रूव दैट, इससे स्टार्टिंग होता था। और मैं बता देता हूं कि तुम्हारे इस बैच में ये सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हें एमसीक्यू पूछा जाएगा। ये एमसीक्यू में क्या बोल के पूछेगा? प्रूव दैट को। ये लंबा क्वेश्चन आता था, बच्चों को हिलाता था, पर इस बार ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं बन जाता कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, जो जकास क्लासेस में पढ़ाते हैं पढ़ो, जो हम बोलते हैं वो करो, तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। तुमने इक्वेशन नाम तो सुना होगा, ये भी वैसे एक इक्वेशन है। किनका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो रेशियो क्या था, उनको मैं पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल दिया था, ताकि तुम्हें मन में बैठ जाए बोल के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला टर्म। वो एक्चुअली अगर एक्यूरेट टर्म यूज करूं तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको मैं साइन थीटा बोलता था। ये आइडेंटिटी नहीं है, ये रेशियोस है। कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या थे? या फिर टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये सब क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस थे। तो इन्हीं को यूज करके पहले हम लिखते थे, मान लो x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 8। ये सब क्या थे? इक्वल टू सिंबल बोल के लेफ्ट हैंड साइड कुछ चीजें होती थी, राइट हैंड साइड कुछ चीजें होती थी, या फिर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। इसमें क्या LHS एक था, RHS एक था, एक बीच में इक्वल टू का सिंबल था। इन जो तीन चीजें मैंने लिखा, इनको बोला जाता है इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? एक इक्वेशन है
ऐसा वाला कुछ चीज है जिसके लेफ्ट में कुछ होगा, राइट में कुछ होगा और बीच में इक्वल टू का सिंबल होगा, पर वहां पे नंबर होंगे, पर कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़े हुए। तो यहां पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डेफिनेशन, जो बोलता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, ऑफ एन, एक इक्वेशन ये जो इन्वॉल्व करता है किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, एक एंगल का। और तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक पर्टिकुलर एंगल के होते हैं। जैसे यहां पे मैंने थीटा यूज किया है, कोई बीटा ले, कोई ए ले, कोई बी ले, यार एंगल को तुम जिस भी नाम से डिनोट कर सकते हो। कोई एंगल नंबर 1 भी लिखेगा तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगा? उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इक्वेशन। तो यहां पे जनरली हम 3 इक्वेशन देखेंगे, या फिर बोल सकते हो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे, और मैं बोलूं तो तुम इनको फॉर्मूला की तरह मान सकती हो, क्योंकि ये अप्लाई होगा डायरेक्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह पे सच होता है, सही होता है। तो क्या है? पहला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और मैं बोलता हूं ये तीनों आपको याद होने चाहिए। पहला क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका एक न्यूमेरिकल हम कर भी चुके हैं। दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कोसेक स्क्वायर थीटा और यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगर पूछेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलने से कंफ्यूज नहीं होने का। ये जो फॉर्मूला है इसको सारे तरीके से याद कर लो। जैसे ये फॉर्मूला से और क्या क्या बन सकता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एक बना। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस है कॉट स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां पे प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे इसमें से जो 2-3 तरीके हो सकते हैं इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के, वो सब तुम्हें याद होने चाहिए। और लास्ट में हो सके तो मैं लिखा भी दूंगा, जो 3-4 फॉर्मे तुम्हें याद करने पड़ेंगे। और अभी मैं क्या बताऊंगा तुम्हें कि इनको प्रूव कराऊंगा। सर अभी बोला प्रूफ का सवाल नहीं आएगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा। क्या बोल के कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या सही है? मान लो हमें नहीं पता, कोई बच्चा बोल रहा है सर गलत है, तो मैं उसको कैसे बताऊं कि ये बिल्कुल सही है? बच्चे ऐसे बोल देने से तो नहीं होगा, या फिर ये बोल दो कि तुम्हारे बुक में लिखा है तो सही है, ये भी सही नहीं होगा। तो एक वे में, एक तरीके से उसको प्रूव करेंगे कि ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये सच्चे हैं, और हर जगह पे ये सच है, और ये एक फॉर्मूला की तरह हम यूज कर सकते हैं सभी जगह पर। समझ गए? तो इसी को प्रूव करेंगे। उसके बाद इस यूनिट से इस बार कैसा कैसा सवाल बनेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे कैसा कैसा सवाल बन सकता है, इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसा सवाल बन सकता है। जैसे मैंने बोला प्रूफ वाले सवाल इस बार आने के चांसेस कम है, कम क्या, ना के बराबर है, और आएगा भी नहीं। तो हम ऐसे सवाल करेंगे जिनका प्रोबेबिलिटी हाई है, जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस्त, पॉज द वीडियो, नोट दिस 3 आइडेंटिटी, और इसको जितना जल्दी हो सके याद कर लो, लर्न कर लो। हाँ तो देखो पहला आइडेंटिटी कैसे प्रूव करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन? ABC, जिसके बी एंगल एक राइट एंगल है। बाकी तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है एक खड़े हुए ट्राइंगल का। मैं यहां किसी एंगल का कंपैरिजन करूं तो चलो इसका करते हैं, एंगल C का करूंगा, इसलिए ये परपेंडिकुलर बना, ये बेस बना, ये हाइपो बना। समझ गए? और पिथागोरस थ्योरम बोलता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ये तो पता है ना पिथागोरस थ्योरम, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार बता चुका हूं। तो चलो देखते हैं कि यहां पे P कौन है? AB। दिस इंप्लाइज AB प्लस AB स्क्वायर प्लस कौन सा है, उसके बाद B CB स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर कौन है? AC स्क्वायर। समझ गए? समझ गए ना? अब चलो
मैं लिख देता हूं डिवाइड ईच टर्म बाय AC स्क्वायर। यहां पे मुझे ये टर्म मिला पिथागोरस थ्योरम से। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका वैल्यू ना चेंज करते हुए अगर मैं सारे जगह पे AC स्क्वायर डिवाइड करूं, तो ये हमेशा याद रखना, अगर एक इक्वेशन में कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही हो तो हर टर्म में करो। हर टर्म क्या होता है, यहां पे AB एक टर्म है, AB स्क्वायर एक टर्म है, CB स्क्वायर एक टर्म है, AC स्क्वायर एक टर्म है। तो तीनों टर्म में या तो प्लस हो, माइनस हो या फिर इक्वल टू हो, वो सेपरेट करता है दो टर्म को। तो यहां पे इसके आगे क्या इक्वल टू है, तो ये एक टर्म है, इन दोनों के बीच प्लस है बोल के ये दो अलग अलग टर्म है। अगर यहां पे इनटू होता तो ये दोनों एक टर्म होते, या फिर डिवीजन होता तो भी एक टर्म होती, पर यहां पे अगर प्लस हो या फिर माइनस हो या फिर इक्वल टू हो तो ये दो टर्म होती है। समझ गए? तो अगर हर एक टर्म में हम इनटू या फिर डिवाइड करेंगे तो उसमें इक्वेशन के वैल्यू में चेंज नहीं आता है, ऐसा बोला जाता है। तो AB स्क्वायर मैं वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो इसलिए मैं ईच टर्म, सारे टर्म में AC स्क्वायर डिवाइड करूंगा। चलो AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अगर इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे ये लिख देता हूं, ये स्क्वायर को मिटा के अगर मैं डायरेक्ट एक ब्रैकेट लगा के ही स्क्वायर लिख दूं तो सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। इसमें क्या सोचने की बात है, अगर सोच रहे हो होगा नहीं होगा बोल के, तो यहां पे डायरेक्ट स्क्वायर लगा दो, ऐसे लगाने से अच्छा है। तो ऐसे स्क्वायर लगाने के बाद तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, AC से AC मर जाएगा, तो ये 1 बचा। पर यहां पे जिसको कुछ अलग दिख रहा है वो बंदा मैथ में चैंपियन बनेगा। जो देखो AB क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर प्लस CB क्या है, बेस है, AC क्या है, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और तुम्हें पता है साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये क्या था, हमारा आइडेंटिटी था, जो कि प्रूफ हो गया है। समझ गए कैसे प्रूफ हुआ, यूं हलवा सवाल था। अब बाकी दो आइडेंटिटी भी प्रूव करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आसान बात है ना, समझा दिया। हाँ तो देखो अभी नेक्स्ट एक फॉर्मूला प्रूव कर देंगे। तो वैसे ही वही पिथागोरस थ्योरम जो बोलता था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो अगर इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कौन सा है, bc स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ac स्क्वायर। हो गया। उस टाइम हमने किसको, हाइपोटेनस को डिवाइड कर दिया, इस टाइम बेस को कर दो, डिवाइड BC स्क्वायर इन ईच टर्म। तो देखो क्या मिलता है, आंसर देखते हैं। चलो तो ये हो जाएगा AB बाय BC का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, प्लस BC बाय BC का होल स्क्वायर। इसको घटिया सेंस में मत लेना, मुझे पता है तुम लेने वाले हो, पर फिर भी बता देता हूं, सारे तो नहीं लेंगे पर कुछ को इसका गलत मीनिंग निकालना आता है। तो AC बाय BC का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखते हैं कि AB बाय BC मतलब P बाय B। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का फॉर्मूला, और ऊपर स्क्वायर तो आ गया
टेन स्क्वायर थीटा प्लस बीसी बाय बीसी, बीसी से बीसी मर जाएगा और 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी क्या बोलता था वही निकलेगा। देखो एसी बाय बीसी, एसी क्या है हाइपोटेनस है और बीसी क्या है बेस है। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला था पहले मुझे बताओ, कॉस थीटा का। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है सेक थीटा। तो ये आ जाएगा सेक थीटा और ऊपर स्क्वायर है बोल के सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए, हो गया। अब यहीं से मैं तीसरा आइडेंटिटी भी प्रूव कर देता हूं। दूसरा हो गया, तीसरा देखो, तीसरे में क्या करने का, इधर से डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला था इधर से डिवाइड ए बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो आ जाएगा ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, ए बी बाय ए बी का होल स्क्वायर, ए बी बाय ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर, बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर, ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। इसमें समझ रहे हो ना, कोई समझने की खास बात भी नहीं है, मैं बता देता हूं। पिथागोरस थ्योरम में तीनों आइडेंटिटी के लिए देखो, जिसमें तुम्हें साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले के लिए क्या डिवाइड करना है हाइपोटेनस। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या डिवाइड करना है बेस। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए कौन किसको डिवाइड करना है परपेंडिकुलर को, जो मैं अभी कर रहा हूं। तो यहां से मुझे डायरेक्ट आंसर मिलेगा ए बी बाई ए बी 1 प्लस बी सी बाई ए बी। बी सी क्या है बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ऊपर है बोल के लिख दिया। कैसे हुआ सर, परपेंडिकुलर अपन बेस 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। हो गया क्लियर। एसी अपॉन ए बी, एसी क्या है हाइपो, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता था, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो आ गया कोसेक थीटा, पर ऊपर पहले स्क्वायर था बोल के कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीनों आइडेंटिटी मैंने बता दिया कैसे प्रूव किया जाता है और ये कैसे सही है हर एक ट्राइंगल के केस में। समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट सम क्वेश्चन, अभी थोड़े सवाल करेंगे, तुम्हें क्लियर कराऊंगा कंसेप्ट, उसके बाद चैप्टर का दी एंड करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस रेशियो कॉस ए टेन ए सेक इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये जो टर्म है कॉस ए टेन ए सेक, इनको किसके टर्म में साइन ए के टर्म में लिखना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगा। तो देखो कॉस ए पहले लिखेंगे, तो कॉस ए और साइन ए से जुड़ा हुआ कुछ है बिल्कुल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें किसके टर्म में लिखना है कॉस ए, तो पहले मैं कॉस से ले लेता हूं इक्वल्स टू, तो ये साइन स्क्वायर ए इधर प्लस है उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ। अब ये कॉस स्क्वायर ए था, कॉस ए हुआ तो होल रूट, तो कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब चलो टेन ए को लिखते हैं, तो टेन ए मैंने एक टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अपॉन में क्या क्यों बोलता हूं ऊपर, तो टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब साइन ए कॉस ए के ऊपर, तुम ऐसा समझ सकते हो, या फिर साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बोलना, तुम्हें जो भी सुइटेबल लगे। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये साइन ए तो साइन ए एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हमें टेन ए को बस साइन ए के टर्म में लिखना है, तो कॉस ए का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो टेन ए किसके टर्म में आ गया, साइन के टर्म में, यहां पे और कोई आइडेंटिटी नहीं है, 1 है, 1 कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। समझ गए। नेक्स्ट क्या था सेके, सेके एक चीज का उल्टा है, जैसे मैंने बोला था सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, वैसे सेके कॉस ए का उल्टा है, मतलब 1 अपॉन कॉस ए। समझ गए। तो तुम्हें कॉस ए का वैल्यू पता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
कितना फटाक से हो गया आंसर, देख लिया। अरे cos a की जगह इसका वैल्यू पुट कर दिया मैंने, यहां पे tan a भी sin a बाय cos a निकाला, फिर cos a की जगह बस ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, तब आंसर मिल गया। तो ये तीनों हमारे आंसर मिल गए। और इसमें तुम्हें फुल नंबर आएंगे अगर ऐसा कोई नंबर आता है और तुम ऐसे करके जवाब दे देती हो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, मैं प्रूफ वाले एग्जाम्पल को क्यों स्किप किया, बिकॉज उनके चांसेस बहुत लो हैं और हमारा टारगेट क्या है, बोर्ड में 95% प्लस। और बोर्ड सीधा सीधा बोल रहा है हम तो एमसीक्यू पूछेंगे टर्म 1 से, तो हम क्यों बाकी के नंबर पे अपना दिमाग दौड़ाएं। तो एमसीक्यू वाला नंबर लेके आ गया हूं, तुम्हारे एक्सरसाइज से उठाया गया है। प्रूफ वाले सवाल के बहुत लो चांसेस है आने की, और जो स्कूल वाले भी ना ऐसे सवाल पूछ रहे हैं इस टाइम पीरियोडिक में या फिर वो टेस्ट में, उनको बता देना चाहता हूं क्यों बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं आप लोग। बिकॉज खुद सीबीएसई बोल रहा है कि टर्म 1 का पेपर होगा, टर्म 1 का पेपर एमसीक्यू वाला होगा, तो उनको मैं बोलता हूं कि टर्म 1 में जितने भी सिलेबस है उनसे वैसे टेस्ट लीजिए, क्योंकि बच्चों की तैयारी बनती जाएगी। उनको मिसगाइड करेंगे, पीरियोडिक में एक तरह का क्वेश्चन आएगा, फिर उनको टर्म 1 नया नया लगेगा, वैसे भी नया है और नया लगने लग जाएगा। तो देखो यहां पे पढ़ो जकास क्लासेस में हम तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे हैं 95% प्लस के लिए। तो यहां पे सवाल बोल रहा है 9 sec square a माइनस 9 tan square a इक्वल्स टू, उसका वैल्यू निकालो बोला है। पता है तुमको? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता, चलो निकालते हैं। तो sec square और tan square a, sec square a और tan square a, इससे जुड़ा कुछ आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। जिनको याद आ गया अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है मैं थोड़ा याद दिला देता हूं कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था 1 प्लस tan square a इक्वल्स टू sec square a इक्वल्स टू sec square a, और इसको अगर थोड़ा मैं हिला दूं तो ये हो जाएगा sec square a, इसको मैं यहां पे रख दिया माइनस ये प्लस tan square a उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस tan square a, और इनका वैल्यू क्या होगा 1। इधर 1 इक्वल्स टू लिखता जो है, इधर भी इक्वल्स टू 1 लिखा तो सेम वैल्यू है। तो ये मिल गया हमें, इससे हो गया ना क्लियर। अरे ये tan स्क्वायर a इधर प्लस था, उधर गया तो माइनस हुआ, sec स्क्वायर a प्लस माइनस tan स्क्वायर a आ गया, ये मैं इधर लिख दिया, और इधर जो 1 बचा था मैंने बस उसको उधर लिख दिया ताकि आसानी हो फॉर्मूला पुट करने में। तो यहां पे कुछ वैसा होगा जब मैं 9 को कॉमन ले जाऊं, तो 9 को कॉमन ले जाने पर ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो गया। 9 दोनों तरफ था ना, 9 इंटू sec स्क्वायर है, 9 इंटू tan स्क्वायर है, दोनों में कॉमन था इसलिए कॉमन ले दिया, इक्वल्स टू 9 इंटू ये sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है क्या है 1 है, 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। ये ऐसा करके आगे मिल गया मार्क टर्म 1 का पेपर। चलो और 2-3 एमसीक्यू लगाते हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो चलो हम अपना नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि हमें आंसर तो निकालना है, जो ऑप्शन में होगा उसके बाद तो मिलाते ही हैं। तो चलो आंसर में निकालना सिखा देता हूं ताकि ऑप्शन में जो हो तुम उसको टिक लगा सको। तो देखो एक्सरसाइज का ये सवाल है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो इसको इंटू करके अगर आंसर निकाले तो आंसर निकल रहा है, मैं खुद इसको कर चुका हूं, पर ऐसे करेंगे एग्जाम में 1 मार्क का आएगा, 2 मिनट मिलता है 1 मार्क के लिए, उसके लिए उतना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन भारी पड़ जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो देखो कैसे करते हैं। 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको लिख दो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा इनटू ये ब्रैकेट में रख दो 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला सर याद किए कि नहीं, पहली बार तुम झूठ किसी से नहीं बोल रहे हो, अगर याद नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि याद कर लिया बल्कि खुद के मन को मत बोलो। अगर नहीं है, थोड़ा सा भी चूक रहे हो कहीं पे, तो और अच्छे से याद करो, क्योंकि जितना अच्छे से याद करोगे उतना अच्छा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आएगा। माइनस 1 बाय कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो यहां पे 1 बाय साइन थीटा लिख दिए। तो इसको फिर ऐड कर दो पहले, तो ये हो जाएगा, देखो कॉस थीटा जाएगा तुम्हारा
क्या जाएगा नीचे, कॉस थीटा रह जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस, यहां पे कॉस थीटा नहीं था इसके नीचे तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ये सिंपल मैंने एडिशन किया जिससे फ्रैक्शन को करते हैं, जिसको फ्रैक्शन एडिशन आता है उसको आता ही होगा, बहुत पहले से सीखे हुए हो फ्रैक्शन एडिशन, कुछ नया तो नहीं है। आप देखते हैं यहां पे क्या ले जाएंगे, नीचे एलसीएम साइन थीटा ले जाएंगे, तो इधर नीचे कुछ नहीं है बोल के साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, इसके नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड होकर 1, मतलब कॉस थीटा ही बस आएगा, कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएंगे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ऊपर इनको मल्टीप्लाई करने पर कुछ लंबा चौड़ा आएगा पर हमें करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, ये कॉस थीटा है इधर है ना, माइनस कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको छोटा छोटा लिखता हूं जगह नहीं होगा वरना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और उसके बाद थोड़ा जो बचेगा इधर लिख देता हूं मैं, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को और इधर मैं ऐड करके पूरा लिख देता हूं लंबा करके, माइनस साइन थीटा, उसके बाद क्या बचा 1, तो इसको उतार दो, 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस प्लस नहीं 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 होता है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। अब देखो कि यहां पे प्लस साइन थीटा है और यहां पे माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा मर जाएंगे। अब देखते हैं प्लस कॉस थीटा है इधर माइनस कॉस थीटा, ये दोनों भी कट हो गए। अब क्या क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा यहां पर भी है, यहां पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तुम्हें पता है कि 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा जो है कॉस थीटा साइन थीटा भी वही है, तो वो दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, जिसको 2 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। वैसे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, पहला काम। उसके बाद क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, और बचा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। और तुम्हें पता है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास क्या बचा, ये सारे कट हो जाएंगे। वैसे करके कैसे कट होंगे पता चला ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 माइनस 1 0, कट हो गए ये सारे। अब क्या बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो लास्ट में क्या बचा 2, तो आंसर क्या बनेगा 2। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो चलो सवाल करते हैं। ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालो। ऑप्शन में दिया रखा है ए सेक स्क्वायर ए, बी माइनस 1, सी कॉट स्क्वायर ए और डी टेन स्क्वायर ए। तो बताइए कि जवाब क्या होगा। जो भी बोलेंगे हम उसको लॉक करेंगे और आप बन जाएंगे करोड़पति। नहीं टर्म 1 में मार्क मिलेंगे इसको करने पर, कोई करोड़पति नहीं बनने वाला, बस 10th में मार्क के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात मैं क्या बोलता हूं, 10 देखा तो कौन सा फॉर्मूला घुसाड़ू, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है,
तो साइन ए अपन कॉस ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं, समझ गए। अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए का फॉर्मूला होता है। कॉट स्क्वायर ए है मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे टेन ए का उल्टा होता है पूरा, किसका, कॉट ए का फॉर्मूला। देखो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हुआ, ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हुआ। अब इसको थोड़ा करते हैं इलाज, तो ये एडिशन कर दो। तो कॉस स्क्वायर ए एलसीएम अगर लेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कैसे हुआ बोलने पर ये देखो कॉस स्क्वायर ए एलसीएम गया तो हमें पता है 1 के नीचे 1 ही है, तो कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, समझ गए। वैसे ही नीचे कौन सा एलसीएम जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और तुम्हें पता है कि क्या बोलगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। वो चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो, दोनों का वैल्यू 1 होता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, अपॉन ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो तुम्हें पता है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए जब डिवाइड होता है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इनटू होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए, तो यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं और एक स्टेप में चलो तोड़ देता हूं। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए, और हमें पता है डिवाइड का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में उसका उल्टा मल्टीप्लाई करना, मतलब इनटू डिवाइड अगर 1 बाय साइन स्क्वायर ए हो रहा था तो मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाय 1 होगा। ये फ्रैक्शन का नियम बोलता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला था, टेन स्क्वायर ए का। और ये कौन से ऑप्शन में है, डी। तो डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल लॉक किया जाए, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हमारा क्लास होता है एंड, और सारे टॉपिक को हमने कर दिया खल्लास। क्लियर हो गया? डाउट कुछ है कमेंट में बताओ। सारा लेक्चर देखे मजा आया कमेंट में बताओ। कुछ अगर तुम्हें अच्छा ना लगा तो भी बताओ। इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। जाते जाते बता देना चाहूंगा टर्म 1 टर्म 2 सारा सिलेबस तुम्हारा भैया ऐसे मजे के साथ सारे प्रॉब्लम को हलवा बता के हलवे तरीके से पूरा सॉल्व कर जाएगा। तुम्हें सारा कुछ समझ में आएगा, और एग्जाम में जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वो एग्जाम में 95 प्लस फोड़ेगा, अगर सही से बात मानेगा, सारे लेक्चर अटेंड करेगा, जितना बोलते हैं उतना पढ़ेगा, तभी ला पाएगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जकास क्लासेस से पढ़ो, इससे जुड़ो, और जय हिंद, वंदे मातरम।